अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सावरी वॉइस ऑफिशियल। आज का नावल मेरा खड़ूस हमसफ़र। कंप्लीट नावल स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए नावल स्टार्ट करते हैं। वो क्लास से निकलकर मुंह लटकाए अपनी दो सहेलियों के साथ चल रही थी। दिल उसका अजीब सा हो रहा था। उसके कॉलेज का आज आखिरी इम्तिहान था और परेशानी कॉलेज छोड़ने की यह इम्तिहान के बुरा होने की नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी परेशानी घेरे हुए थी मोहतरमा को। सफ़ेद यूनिफॉर्म में वो सफ़ेदो शफाफ जिल्द, पतली सी नाजुक सी लड़की, बालों की ऊंची पोनी टेल बनाए अपनी ही सोचों में मगन थी। अरे बाप, क्या हुआ? ऐसे परेशान क्यों हो? वो तीनों कैंटीन के पास खड़ी लड़कियों के रश में इस रश के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। जब सनम ने उसको यूं सोचों में डूबा हुआ देखा तो पूछ बैठी। रबाब ने अपनी छोटी सी आंखों से उसको घूरा, जैसे समझ ना पा रही हो कि क्या जवाब क्या दे। आज मोहतरमा का पर्चा सही नहीं हुआ होगा ना। तभी सफ़िया ने खुद की सोची हुई वजह बताई। इसको कब पर्चा सही होने या ना होने की फ़िक्र होने लगी। पहला ये तो चिल बंदी है एकदम। पर्चा गलत हो या सही, इसे कि मामू जान बैठे हैं ना इसको पास करवाने के लिए। वो अलग बात है कि कभी हमारी कोई सिफारिश नहीं करवाती। सनम शरारत से बोली। यार है बस एक टेंशन, कल रात से परेशान हूँ। काश ये इंटर क्लास ख़त्म ही ना होती, या इम्तिहान चलते रहते। रबाब नाक चढ़ाकर नहुत से बोली। तीनों को आखिरकार बारी है। क्या क्या कहा जाए आज? सफ़िया ने कैंटीन पर खड़े होकर उससे मशवरा मांगा। समोसे लो, कोल्ड ड्रिंक्स भी। मैं कहती हूँ चाट भी ले लो, वैसे भी आखिरी दिन है आज कॉलेज में। सनम ने आज कुछ नहीं खाया था। तुम बताओ मिस परेशान? सफ़िया ने रबाब से पूछा। या ले लो कुछ भी, मेरा पेट तो टेंशन ही भर लिया है। रबाब काफ़ी परेशान थी। वो तीनों चलकर बेंच पर बैठी हुई थी। सफ़िया और सनम खाने पर टूट पड़ी, जबकि रबाब अपने अपने हाथों में अपना चेहरा रख के मायूसी से दोनों को देख रही थी। या तुम लोग आगे आगे भी पढ़ोगी ना? रबाब की बात पर दोनों ने पहले रबाब को देखा, फिर एक दूसरे को। हाँ भाई, जाहिर सी बात है, तुम्हारा इरादा नहीं कि आगे पढ़ने का? सफ़िया ने समोसे उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। यार मेरी डाइन ममानी तो इंतजार में है, कब मेरा इम्तिहान ख़त्म और कब वो शादी करवाएं, मेरी शादी करवाएं। रबाब की परेशानी की वजह यही थी। हाय सच यार, जल्दी करो, शादी करो ताकि मैं अम्मी से नए नए कपड़ों की फरमाइश करूँ कि दोस्त की शादी। कसम से 2 महीनों से एक जोड़ा भी नहीं लिया। सनम चखती हुई बोली। यार हाँ यार बाप, ये तो काम पहली फुर्सत में करो तुम। मुझे तो खूब सारा नाच रहा है तुम्हारी शादी में। ख़ानदान में भी अभी दूर दूर तक कोई शादी नहीं, बोर हो जाएंगे, इसलिए चलो तुम कर लो। सफ़िया को अपने मज़े की पड़ी थी और बाप इन दोनों को मुंह खोले देख रही थी, जो उसकी परेशानी नहीं बल्कि अपनी खुशी देख रही थी। कितनी कमीनी हो तुम दोनों, मतलब तुम लोग तो कुछ घंटे मज़े लेकर चली जाओ, तुम दोनों के मज़े की खातिर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूं? हद है वैसे। रबाब गुस्सा करती बोली। यार सोचो ना कि तुम्हारी शादी होगी, घर में तुम्हें इम्पोर्टेंस दी जाएगी, ढेर सारे कपड़े जेवर मिलेंगे तुम्हें, बेटा ठाठ हैं तुम्हारी शादी कल। सनम की बात सुनकर बाप ने उसको घुरा। अच्छा बच्चों, ऐसी बात है तो तू कर ले शादी। यार मैं तो कर लेती पर अब्बा नहीं मानेगा ना, वरना मैं तो अभी तैयार हूँ। सनम अफसोस करती बोली। कितनी खुशकिस्मत हो तुम लोग, आज मेरे भी अब्बा जिंदा होते ना तो देखती मैं अपनी डायन ममानी को हूँ। रबाब दुख भरे लहजे में बोली। रबाब कॉलेज से आई और बैग सोफे पे फेंकते जूतों समेत सोफे पर लेट गई और अब अपनी आंखें बंद कर गई। हाँ, यहाँ कोई क्यों सोई हो? मेरा सोफा खराब हो रहा है, हटाओ अपने पैर। 9 साला नादर जो कि रबाब की ममानी का बेटा था, उसको जूतों में सोफे पर लेटा देखता हुआ चलाकर बोला। रबाब उसके चलाने पर थोड़ा सा चेहरा ऊपर किया तो देखने लगी। जब देखा कोई नहीं है तो वापस से वहाँ उसी तरह लेट गई। चल चश्माटू, ज़्यादा सर ना खा फौरन रफू चक्कर हो जाए यहाँ से। रबाब ने उसको टालने के अंदाज से कहा। मैं अम्मी को बता दूंगा छिपकली, अगर तुम यहाँ से नहीं उठी तो। नादिर ने उसको धमकी दी। अपनी बहन का सिखाया हुआ नाम छिपकली से मुखातिब किया उसको। रबाब उसकी बात सुनकर सोफे से उठ बैठी। क्या कहा तुमने? छिपकली? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रबाब गुस्से से बोली। उसको वो लगा बिल्कुल भी पसंद ना था। हाँ तुम छिपकली हो, फारियाबाजी कहती हैं, तुम छिपकली की तरह चिपको, पतली सी और बेहद तंग करने वाली लड़की हो। नादर ने अपनी बहन का सिखाया हुआ सबक उसके सामने दोहराया। अब ऐसे लगाऊंगी ना एक एक चश्मा 100 फीट दूर जाके गिरेगा तुम्हारा। तुमने खुद को देखा है? 1 रुपए वाले काले बेकार और
खोटे सिक्के हो तुम, वो तुम्हारी ये मोटी भैंस फारिया बाजी ये सारे घर का खाना तो ये खा जाती है और फिर कहती है कि मैं तो कुछ खाती नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों मोटी हूँ। रबाब टेढ़ा मुंह बनाया फारिया की नकल करते हुए बोली, रुको मैं फारिया बाजी को अभी तुम्हारी शिकायत लगाता हूँ। नादिर चश्मा उंगली से ऊपर करता हुआ भागा। रबाब भी उसके पीछे लिपकी। रुक चश्माटो शिकायती कबूतर। रबाब उसको ना रोक पाई तो एक कुशन उसकी तरफ फेंका। नादिर ने सोफे से नीचे जंप लगाया और कुशन सीधा पीछे आते रुखसार के चेहरे पर जा लगा। रुखसार ने रबाब को घूरा। रबाब ने अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिए और नादिर की शैतानी मुस्कुराहट बता रही थी कि अब रबाब की खैर नहीं। सॉरी मानी वो, मैं नादिर अपने कमरे में जाओ। रुखसार रबाब की बात काटती हुई बोली। नादिर बाब को जुबान से खाता चला गया, पर अभी वो उसको कुछ नहीं कर सकी सिवाय घूरने के। सारा दिन मेरे बच्चों से लड़ती रहती हो, आखिर बगाड़ा क्या मेरे मासूम बच्चों ने तुम्हारा। रुखसार सोफे पर बैठी अपनी लिपस्टिक जो कि काफ़ी ज़्यादा गहरी थी उसको और गहरा करती हुई बोली। रुखसार को फैशन का बहुत शौक था, हर वक्त सजी धजी रहती थी। बालों का ऊंचा जोड़ा, मेकअप से लबरेज चेहरा, जामुनी रंग की लिपस्टिक और काले काजल से लगाया हुआ तिल जो कि बहुत वो खुद अपने गाल पर लगाया करती। रबाब उसको जब भी देखती उसको स्नो वाइट की उस तेली माँ याद आती जो इसी तरह सजी धजी रहती और स्नो वाइट पर जुल्म किया करती थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ज़्यादा मत बोला करो मेरे सामने, कितनी बार कहा लड़कियां अच्छी नहीं लगती ज़्यादा बोलती हुई। अब वो खुद को आईने में देखती बोली। रबाब ने उसको ख्याली तस्वर किया। आईने आने ये तो बता सबसे शातिर कौन है भला। रबाब अपनी ही आती सोच पर मुस्कुरा दी। ज़्यादा हंसी आ रही तुम्हें। रुखसार अपना पर्स बंद करती बोली। रबाब वहीं खड़ी बस अब लब ही करती रह गई। आखिरी इम्तिहान था ना आज तुम्हारा हो गया। जी हाँ, चलो फिर तुम्हारे रिश्ते की बात चलाती हूँ। शमीम ने एक रिश्ता देखा है, बता रही थी। अच्छा रिश्ता है, बड़े घर का भी है। तुम्हारा रिश्ता मांगा था 2 महीने पहले। तुम्हारे मामू ने तुम्हें बताने को मना कर रखा था कि अभी तुम पढ़ रही हो, पर अब बस पढ़ लिया। वो लोग कल डेट फिक्स करने आएंगे। ठीक। रुखसार ने रबाब को और परेशान कर दिया। उसने मुंह बनाए सर हिलाया। कपड़े चेंज करो और लंच बनाओ जाकर किचन में। अपने सोने के कंगनों को छूती हुई बोली। लेकिन लंच तो मुलाजमा बनाती है ना। वो ऐसे बोली, आज तुम बनाओगी। नादिर से लड़ने की सज़ा है तुम्हें। रुखसार के कहने पर वो अपने कमरे में जाने लगी। नादिर से लड़ने की सज़ा है? मेरे मासूम बच्चों से क्यों लड़ती हूँ? मुझे बड़ा शौक है इनके मासूम बच्चों से लड़ने का। जैसे और ऐसे कमीने बच्चे पैदा होंगे तो उनसे लड़ूंगी नहीं तो क्या करूँगी डाइन। रबाब चलते चलते उसकी नकल उतारती अपनी आग बुझाने की कोशिश करती जा रही थी। आज कोफ्ते भी बनाना। रबाब ऊपर वाले फ्लोर पर खड़ी फारिया ने उसको आवाज़ लगाई। जी। रबाब ने सर उठाते ज़बरदस्ती मुस्कुराते कहा, उसकी माँ के नौकर हूँ ना मैं, बुलडोज़र कहीं की। वह बुढ़ाती अपने कमरे में चली गई। रबाब 6 साल, उसकी बड़ी बहन मरियम 8 साल की थी जब फ़रूक और रिज़्का का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। तब से हमीद ने उन दोनों को पाला था, पोसा, उनकी जिम्मेदारी ले ली, क्योंकि उन दोनों का अपने माँ बाप के सिवा कोई दूसरा था नहीं हमीद के अलावा। हमीद जॉब के सिलसिले में अक्सर कराची रहा करते, जबकि सारी फैमिली हैदराबाद में रह रही थी। सिर्फ महीने में 1 हफ्ता अपनी फैमिली को टाइम दिया करते। माली हालात काफ़ी अच्छे थे उनके, जिसकी वजह से सबको आराम से खला पिला सकते थे। उनका बेटा नादिर, बेटी फारिया थे। बेटी नादिर अभी 3री जमात में था। फारिया इंटर करने के बाद प्राइवेट पढ़ रही थी। उसको इंटर पढ़े 2 साल हो चुके थे। मरियम की इंटर के बाद शादी करवाई गई थी। फारिया और मरियम एक साथ पढ़ी थी। हमीद ने तो काफ़ी इनकार किया कि अभी मरियम की शादी ना करवाई जाए, पर रुखसार ने उनको यह कह के मनवा लिया कि पढ़ाई लड़कियां हैं, कल को कुछ हो गया तो इल्ज़ाम उन पे आना, इसलिए इज्जत से उसको अपने घर का कर दें, इससे वो भी खुश रहेंगी। अपने घर में मरियम की शादी फराज से हुई थी, जो कि हमीद के दोस्त का बेटा था और एक कंपनी में जॉब करता था। तनख्वाह इतनी ना थी, पर इन दोनों मियाँ बीवी और एक बेटे के लिए काफ़ी थी। रबाब का 2 महीने पहले एक बड़े घराने से रिश्ता आया था जो काफ़ी अमीर और इज़्ज़तदार लोग थे। पहले तो रुखसार ने चाहा कि उसकी बेटी फारिया ले लें। उसने कई सारी कोशिशें भी की थी, पर इन लोगों को रबाब भी अच्छी लगी थी और इंतज़ार भी करने को तैयार थे। हमीद ने उनको 2 महीने का वेट करने को कहा था। अच्छी जान पहचान थी हमीद की उनसे, जो कि कराची में ही रहा करते, तो हमीद को ये रिश्ता रबाब के लिए सही लगा और वह मुतमिन भी रहते। इसलिए बददिल होकर आखिर रुखसार को भी मानना ही पड़ा। शुरू से लेकर ही रुखसार का रवैया दोनों बहनों के साथ ठीक ना था। हर घर का काम
انہیں سے کروایا جاتا اور جب حمید حیدرآباد آتے ان کے سامنے رخسار بیگم اچھا ہونے کی ایکٹنگ کیا کرتی ہے۔ باقی حمید کا رویہ جیسا اپنے بچوں کے ساتھ تھا ویسا ارباب اور مریم کے ساتھ بھی۔ مریم کی شادی بھی کافی دھوم دھام سے کی گئی اور حمید نے اس کو بہت کچھ دیا، بس کبھی کبھی رخسار کی چپڑی باتوں میں آ جایا کرتے۔ ارباب منہ بنا کر کفتے بنا رہی تھی۔ سنو وائٹ اب پھنس چکی ہے، اس کو ڈائنی ممانی نے اس پہ بہت کام ڈال دی ہیں۔ خود کھڑی آئینے کے سامنے آئینے سے پوچھ رہی ہوں گی کہ آئینے یہ تو بتا سب سے شاطر کون ہے بھلا؟ اور آئینہ سامنے سے کہتا ہوگا میری ملکہ آپ، اور پھر ڈائن کے چہرے مسکراہٹ آ جاتی ہوگی۔ ارباب ہر وقت ہی اپنے دماغ میں اپنے سنو وائٹ اور رخسار ڈائن کی کہانی بناتی رہتی تھی۔ فاریہ کچن میں اس کو تنگ کرنے کے غرض سے آئی۔ کیا ہو رہا ہے چھپکلی، آج تو لنچ بھی تم نے بنانا پڑا، واہ! فاریہ کو کفتوں کو دیکھتی ہوئی تنزیہ بولی۔ ہاں بتاؤ تو ایسے رہی ہیں آپ فاریہ باجی جیسے مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ میں یہاں کھڑی لنچ بنا رہی ہوں یا ڈنر۔ ارباب جو چولہے کی آگ تیز کرتے ہوئے بولی۔ لفظوں کی آگ فاریہ کو بھی لگ گئی۔ زیادہ بکواس مت کرو، جانتی ہو نا کہ میرے باپ کے ٹکڑوں پر پل رہی ہو تم؟ فاریہ دانت پیستی ہوئی بولی۔ تو وہ میرے بھی ماموں لگتے ہیں، سنا آپ نے؟ ارباب برا مانتی بولی۔ اس کو نہ تو یہ تانا بالکل بھی اچھا نہ لگتا جو وہ بچپن سے سنتی آ رہی تھی۔ آئی بڑی ماموں ہیں۔ فاریہ وہاں سے سیب لے کر نکل گئی۔ بلڈوزر ساری سیب لے جاتی ہے، دو بھی کیوں چھوڑ کر گئی؟ باپ نے دو بچے ہوئے سیبوں کو دیکھا خود کلامی کی، ابھی اس کو مزے کے کفتے کھلاتی ہوں، ساری عمر یاد کرے گی کہ ارباب فاروق کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھائے۔ فاریہ نے کفتے جیسے ہی کھا اس کی زبان میں چست جل گئی۔ ارباب نے اس کو پانی کا گلاس تھمایا، منہ جھکائے اپنے ہاتھ باندھنے لگی۔ امی یہ سب ارباب نے کیا، جان بوجھ کر اس نے کفتے اتنے تیکھے بنائے ہیں۔ فاریہ نے رخسار سے شکایت لگائی۔ نہیں مانی جان، میں ایسا کیوں کروں گی؟ ملازمہ میرے ساتھ کھڑی تھی، آپ ان سے پوچھ لیں۔ ارباب نے سہارا نے ملازمہ پر الزام ڈال دیا۔ رخسار نے ملازمہ کو دیکھا جو پریشان سے کھڑی تھی۔ ارباب نے اس کو آنکھیں دکھائی کہ اس کے حق میں بولے۔ جی میم صاحبہ، میں ان کے ساتھ تھی، ارباب نے کچھ نہیں کیا، ملازمہ کے کہتے ہی ارباب نے چین کا سانس لیا۔ فاریہ شاید تم ہی مرچوں کی کچی ہو، رخسار نے کہہ کر پھر سے کھانا شروع کیا۔ فاریہ ارباب کو دیکھتی رہی جو اسی کو دیکھ کر تنزیہ مسکرا رہی تھی۔ ارباب نے اس کو چڑھانے کی خاطر دائیں آنکھ دبائی۔ فاریہ کی رگ رگ میں غصہ دوڑ گیا۔ صبح ارباب انگڑائی لیتی ہوئی اٹھی تو سامنے مریم کو دیکھا جو اپنے 1 سالہ بیٹے مبین کو کھانا کھلا رہی تھی۔ ارباب کو خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اپو تم یہاں اس وقت؟ ارباب جمائی روکتی بولی۔ اس وقت سے کیا مراد ہے ارباب؟ 1 بج رہا ہے اور آج تمہارے رشتے والے جو آ رہے ہیں تو اس لیے ممانی نے بلا لیا کہ میں بھی دیکھ لوں کیسے ہیں وہ لوگ۔ مریم نے اس کو اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ اپو رشتے والے؟ ایسا نہ کہیں، میری عمر ہی کیا ہے ابھی کہ شادی کر کے بیٹھ جو۔ ارباب پریشان ہو کر بولی۔ ارباب اب تم کوئی بچی تو ہو نہیں، ممانی نے ہمیں ساری عمر ہمیں گھر میں رکھا، اب تمہیں بھی چاہیے کہ ان کی بات مانو۔ مریم نے اس کو سمجھانا چاہا۔ ممانی نے تو نہیں، ماموں نے رکھا ہے اپنے گھر میں، ممانی کا بس چلے تو ہمیں ابھی نکال دے جیسا کہ وہ ابھی کر رہی ہیں، اور میں ماموں سے بات کرتی ہوں نا اپو، مان جائیں گے۔ ارباب کو رخسار پہ کافی زیادہ تپ چڑھی ہوئی تھی اور اس نے نئی ترکیب سوچی۔ ماموں کا بھی یہی فیصلہ ہو، شاید وہ تمہاری ضد مان بھی لیں، پر ممانی تمہارا جینا حرام عذاب کر دیں گی۔ مریم کو ارباب کی عقل پر حیرت ہوئی۔ سنو وائٹ کی کہانی کی سب سے بڑی دشمن تو یہی بنی ہوئی ہیں، سب کو اپنے جادو کے جال میں قابو کر لیا جس میں اب اپو تم بھی آ چکی ہو۔ ارباب پر سنو وائٹ کی سٹوری کا کچھ زیادہ ہی اثر تھا۔ اللہ کتنا بولتی ہے ارباب، اب ان کے سامنے مت بولنا اتنا، اگر بولوں تو کیا وہ رشتے سے انکار کر دیں گے؟ ارباب نے چیختی ہوئی بولی۔ ارباب پاگل مت بنو اور مبین کو سنبھالو، میں کچن میں کام دیکھ کر آئی، وہ لوگ راستے میں ہی آتے ہی ہوں گے، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ مریم مبین کو ارباب کو تمہاتے چلی گئی۔ سنو وائٹ کی کہانی میں اب اور مشکلات آنے والی ہیں، اللہ کرے گاڑی ہی خراب ہو جائے ان کے راستے میں ہی، کوئی ٹیکسی بھی نہ ملے۔ ارباب من میں ان کو بد دعا دی۔ ارباب بیڈ پہ بیٹھی ہوئی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ آج سنو وائٹ کو لوگ دیکھنے آ رہے ہیں اور سنو وائٹ کافی زیادہ کنفیوز ہے کہ اس کا ہونے والا ہمسفر اس کا ہیرو ہوگا یا کوئی اور ویلن اس کی زندگی میں آنے والا ہے۔ مریم کمرے میں داخل ہوئی تو ارباب کو اپنی سوچوں میں گم ہوتا دیکھا۔ پہلے پیلے شلوار سوٹ میں ملبوس ریشمی آنچل پھیلا کر پہنا گیا تھا، بالوں کو جوڑے میں قید کیا رکھا تھا، آگے سے 2 لٹیں جھول رہی تھی۔ تیار ہو گئی ہو نا، بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ، اور یہ مبین کو پکڑو، مجھے کچھ کام ہے۔ ارباب نے مبین کو لیے اپنی گود میں بٹھا دیا۔ نہیں مجھے نہیں جانا لوگوں کے پاس اپو، بس ڈیٹ فکس کرنے آئے ہیں نا،
रख के चले जाएं वो लोग। रबाब बेड क्राउन पकड़े जिद्दीपन से बोली, ये वो लोग क्या ससुराली हैं तुम्हारी? और बाप चलो जिद ना करो, उठो बच्चा। बने इस बार उसको प्यार समझाया, उसको बेड क्राउन से अलग करने की कोशिश। आपको नहीं ना प्लीज़। रबाब बहुत ज़्यादा चिपक गई क्राउन से। अरे बाप क्या बचपना है, चलो मानी जान बुला रही हैं तुम्हें। मरियम थक गई थी उसको यूँ खींचते खींचते। वो डायन अपने बलडोज़र की तो शादी करवा नहीं रही, मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? इतना शौक है तो पहले इस घर पर इसका ज़्यादा बोझ है, बोझ जो से इस मोटी का चलता करे ना। वह ज़्यादा गुस्सा रुखसार पर था। बाप ऐसा नहीं बोलते उसके गुरार। बाप जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहे हैं। रुखसार का चलो जल्दी से। मरियम धीरे से बाप को कहा और दुपट्टा उसके सर पर कर लिया। रुखसार वहाँ से चली गई। वो दोनों भी उसके पीछे चली गई। लाउंज में नूरीन बेगम, उनकी दो बेटियां ताहिरा और आयशा उनके साथ बैठी हुई थी। उस नाजुक लड़की को देखा, नजरें झुकाए आ रही थी। सफेद चमकती रंगत, पतले से गुलाबी होंठ, छोटी मगर गहरी काली आंखें। वो लड़की देखने में नूरीन बेगम को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अब बेटा मेरे साथ बैठो। नूरीन ने उसको अपने पास बुलाया। रबाब चलकर सोफे पर उनके साथ बैठ गई। माशाल्लाह काफ़ी हसीन है आपकी लड़की, लगता है बहुत लाडों से पाला आपने इसको। नूरीन ने मुस्कुराते हुए रुखसार बेगम से कहा, भाई इसके माँ बाप के बाद हम ही तो इसके अपने हैं। दोनों लड़कियों को बहुत प्यार से पाला है। मजाल हो जो किसी काम का हाथ भी लगाने दो इनको ना। बाबा मैं तो इनको कहती हूँ कि बस ऐश करो मामू के घर, अपने घर ही जाकर काम कर लेना। अब देखे हैं तो मेरी बेटियों जैसी दोनों ही। मैं दिल नहीं मानता कि बच्चों से काम करवाऊँ। रुखसार कमाल की एक्टिंग करती अपना इंप्रेशन जमाने में लगी हुई थी, बट बड़ी आई। अपनी बेटियों जैसी समझती हैं, अपना उल्लू सीधा कैसे कर रही हैं दूसरों के सामने। वाह मानी जान, आपको तो एक्ट्रेस होना चाहिए था। रबाब ने झूठी औरत को देखते हुए दिल में कहा। हाँ वैसे मेरी बेटी फारिया है ना, काफ़ी सुघड़ है। मना करने के बाद भी कहती है काम करना अच्छा लगता है, करने दें। रुखसार ने अब अपनी बेटी को अच्छा दिखाना चाहा। फिर तो उनके बच्चे और शौहर काफ़ी खुश नसीब हैं कि ऐसी बीवी और माँ मिली है। आयशा ने फारिया को देख कर कहा, जो काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त थी। उसकी भी गोरी रंगत और उम्र बस बाप से कोई 2 साल ही बड़ी थी। वो 21 साल की नहीं लग रही थी। तो आयशा ने खुद से अंदाज़ा लगा लिया कि इसके तो भी बच्चे भी शौहर और बच्चे भी होंगे। आयशा थोड़ी मुंह फटती फारिया मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई। बाकी सब मुस्कुराहट दबाने लगे। रबाब हंसी छुपाने को सच झुका कि जी नहीं, ये रबाब से बस 2 साल ही बड़ी है, शादी नहीं हुई अभी तक इसकी। रुखसार तस्वीर की फारिया बाकी सब मुस्कुराने लगे। वैसे फारिया बाजी चाय बहुत अच्छी बनाती है, इनके हाथ की चाय मत पीना मत बहो। रबाब ने मत बोलिएगा। रबाब ने फारिया को बुरी तरह फंसा दिया। रबाब मुँह फैलाए मरियम के बेटे मुबीन को उठाकर जा रही थी। देखो बच्चे तैयार होना, अच्छे होना, चुप कर जाओ, प्यारे होना तुम भी। रबाब ने उसको बुलाने की कोशिश की तो और रो पड़ा। टकला बच्चे ऐसे होते हैं क्या, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। रबाब ने चिट्ठी दिखाई। रबाब रो रहा है क्या, मुबीन रो रहा है क्या? मरियम हम दाखिल होते बोली, दिख नहीं रहा आपको हम से मेरे कानों में चक करे रोए जा रहा है, कानों के पर्दे डैमेज कर लिए होंगे इसने मेरे। रबाब ने मुबीन को मरियम को दिया। रबाब इसको भूख लगी होगी ना पागल, कुछ खिला देती। मरियम की बात का जवाब दिए बिना वो कमरे से बाहर आ गई और टीवी खोलकर सोफे पर बैठ गई। क्या जरूरत थी मुझसे चाय बनवाने की, ये ज़्यादा होशियारियाँ मत दिखाया कर तुम। छिपकली फारिया मौका देखते तो बस पड़ी। रबाब जो मुँह फुलाए बैठी थी उसकी बात सुनकर रबाब को हंसी छूट गई। हंस रही हो तुम, देखा नहीं कैसा मुंह बना रहे थे तुम्हारे ससुराली चाय पीकर, जैसे चाय नहीं जहर पिला दिया हो मैंने। फारिया को गुस्सा आया। वैसे फारिया बाजी आपकी चाय किसी जहर से कम भी नहीं थी। आपको पैसे देने चाहिए मुझे कि मैंने आपकी चाय का एक फुल मग पिया। और अब मैं क्या करती हूँ, मानी आपकी इतनी तारीफ कर रही थी, मैंने कहा चाय पीकर देख लीजिए। रबाब लंबी सी चोटी एक गदा से पीछे फेंकती हुई बोली, छिपकली ज़्यादा होशियार मत बनो तुम। वैसे तुम्हारी सास और नंदे काफ़ी चालाक लगती हैं। फारिस को बदगुमान करना चाह क्यों फारिया बाजी, आपको उन्होंने अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा समझ लिया इसलिए? रबाब उसका इरादा समझ कर वापस उसको चढ़ाते हुए बोली, मैं तुम्हें देख लूँगी। फारिया गुस्से से कहकर उठकर चली गई। हाँ तो अभी देख लो बलडोज़र, आपके सामने तो बैठी हुई हूँ। रबाब वापस से टीवी देखने लगी। जाओ जाकर चाय बना कर लाओ, तुम्हारी बहन से तो कोई काम होता नहीं है, अपने बच्चे के साथ ही लगी पड़ी है। रुखसार खफा होती हुई आई और रबाब से रिमोट लेकर दूसरा चैनल लगा दिया। रबाब ने उसको खार खाती नज़रों से देखा। जाती हूँ चाय बनाने। रबाब किचन की तरफ बड़ी। फेवरेट ड्रामा चल रहा था मेरा, रिपीट में भी नहीं देखने देती डाइन। उफ, देख रहे हैं आप लोग, सुनो वाइड पर कितने जुल्म होते हैं। वो चंद मिनट
बेस करती नहीं दे सकती। रबाब बुरी तरह झंझलाई। मरियम बिन को खाना खिलाते जब उसके साथ बैठी उसकी गर्द अपने बाहें बांध दी। मेरी प्यारी आपो जान, क्या काम पड़ गया अब? मरियम समझ गई उसको कोई काम अटका है। मैं अब ज़्यादा मक्खन नहीं मारूंगी। ये बताएं डेट क्या फिक्स हुई है? रबाब उससे लग होते हुए बोले। मरियम उसको देखकर मुस्कुराई। बस 2 दिन है, 2 दिन में मामू आ रहे हैं, फिर फंक्शन शुरू हो जाने हैं। और ठीक 8 दिन बाद रुखसती। 8 दिन? बस इतने कम दिन? मेरा रिजल्ट तो आने का वेट करते आप लोग। रबाब हैरान हुई। अब रिजल्ट में तो काफ़ी देर है, अब रिजल्ट तुम अपने ससुराल देख लेना। वैसे भी उनको मामू जान ने पहले ही बहुत पेंडिंग में रखा है, अब वो देर करना नहीं चाहते। उफ आपो चुप करे, मुझे टेंशन होती है शादी का सोचकर। नए घर में एडजस्ट कैसे करूँगी अल्लाह। रबाब सर हाथों में थामे बैठ गई। सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना, वो लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे तो आंटी भी बहुत स्वीट लगी। मरियम मुस्कुराते हुए बोले। अच्छा, और आंटी का बेटा वो कैसे अच्छा दिखता है? कोई पिक्चर है आपके पास? रबाब एक्साइटेड होते हुए बोली। ये बता रही हूँ कि हैंडसम बहुत है देखने में। पिक्चर तो मेरे पास कोई नहीं, मानी के फ़ोन में देखा था। मरियम ने आंख मारते हुए कहा। अच्छा पक्का ना, ऐसा ना हो कि फराज भाई जैसी हो, गपलू से टिम्मी निकली हुई, बड़ी सी मूछें और साइड से थोड़े से बाल, बाकी गंजे। रबाब ने टेंशन में कर मरियम के शौहर को का मजाक उड़ाया। शर्म का रबाब थोड़ी सी। मरियम को अपने शौहर का मजाक बर्दाश्त नहीं हुआ। आए हाय, मोहतरमा गुस्सा हो रही, उनके शौहर को कुछ ना बोला जाए। रबाब शरारत से उसको चिढ़ाती हुई बोली। तो मैं भी लगेगा बुरे दिन जब कोई तुम्हारे शौहर का मजाक उड़ाएगा, देखना बेटा। मरियम उसके सर पर चिप रसीद करती बोली। अच्छा वैसे नाम क्या है उनका? शान मलिक। ओहो, ओह तो ये सुनो, वाइट की ज़िंदगी में उसका प्रिंस आने वाला है। शान मलिक नाम तो काफ़ी सोबर है, अल्लाह करे दिखने में भी अच्छा हो, बिल्कुल हीरो जैसा। वरना ऐसा ना हो कि वो बदतमीज़ सफ़िया और सनम मेरा मजाक बनाना शुरू कर दें। इज़्ज़त का सवाल है भाई, पर प्रिंस क्या वाकई में होते हैं? बाप सीढ़ियों पर बैठी अपने दुपट्टे के साथ खेलती हुई सोचे जा रही। इस दौरान आदर सीढ़ियों से भागता हुआ और बाप का हाथ कुचलता हुआ चला गया। आह! बाप कराई। नादर ने शैतानी मुस्कुराहट उछाली। अंधे हो क्या, देख नहीं सकते हो? सॉरी, तुम तो वाकई अंधे हो, चुशमुश कहीं। किरबाब गुस्से से बोली। अपना हाथ सोलाया, सफ़ेद हाथ पर लाल निशान पड़ चुका था। छिपकली, अपने लैम जोकस मारना बंद कर दो, कोई नहीं हंसने वाला। नादर अपना बाल हाथों में घुमाता हुआ बोला। तुमसे किसी ने पूछा नहीं, शैतान कहीं के, दफ़ा हो जा मेरी नज़रों से, वरना ऐसा मारूंगी ना कि सारी उम्र इन सीढ़ियों पर से उतरने चढ़ने के लायक नहीं रहेगा तू। और बाप पूरी लाल पड़ चुकी थी गुस्से से। नादर ने उसको बाल दे मारी जो बाप के सर पर लगी और हंसता हुआ वहाँ से निकल गया। बाप सर पर पकड़ती हुई उठकर उसको अच्छी वाली सुनाने जा रहे थे, पर दरवाजे पर खड़े हमीद साहब को देख चुप हो गई, जो नादर की हरकत देख चुके थे और अब उसी को घूर रहे थे। मामू जान कैसे हैं आप? रबाब दौड़कर उनसे गले लगी। मैं तो ठीक हूँ, पर शायद नादर का दिमाग ठीक नहीं है। क्या हरकत थी ये नादर? हमीद नादर से बोले जो सर झुकाए खड़ा था। रबाब ने नादर की शामत आती देखी तो एक शैतानी तरकीब उसको सूझी। मामू मैंने तो बस उसको कहा था मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, तो ये नाराज़ हो गया। 5 वाली नहीं 10 वाली दो। और बाल मेरे सर पर दे मारे, अभी भी दर्द हो रहा है मामू जान। बाप अपने सर अपना हाथ रखती मुसम्मियत से बोली। नादर तो हैरान उसको देख रहा था, जिसने बड़ी सफाई से सारा इल्ज़ाम उस पर डाल दिया। मुझे झूठ बोल रही, कितनी झूठी हो तुम? नादर सख्ते से बोला। खामोश हो जा नादर, मैंने तो देखा है कैसे तुमने बच्ची के सर पर बाल मारी थी, और तुमसे बड़ी है, इससे आप कह के मुखातबिया कराई। समझ आना, मुझे तुमसे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अमीर उसको डांट कर बाप के सर पर हाथ रखे वहाँ से निकल गए। अच्छा सबक सिखाया ना, ये सज़ा है मेरे हाथ कुचलने की थी, और जो तुम्हें मेरे सर पर बाल मारी ना, उसका बदला अभी बाकी है। बाप उसको ज़ुबान दिखाती वहाँ से और उछल कर चली गई। फारिया बाजी सही कहती है, छिपकली है ये, चिपको और तंग करने वाली, जंग अभी जारी है। नादर भी खुद से बड़बड़ाया। बाप सुबह सुबह लॉन में पिंक रंग के सलवार सूट में मलबूस लंबी चोटी चुटिया बनाए नादर से बहस करने में लगी थी। तुमने अगर मुझे छिपकली कहा ना, तो खोटे सिक्के नाली में फेंक दूंगी तुम्हें। तुम जानते हो ना, जितने हो ना वहाँ से निकलोगे भी नहीं। रबाब ने उसका कान पकड़ते हुए बोली। नादर ने अपने पैरों में पड़ा फुटबॉल उठाकर उसको जोरदार किक मारी और बार बाप की गुठनों में जा लगा। खोटे सिक्के। रबाब उसको कान छोड़कर अपना घुटना सराहने लगी। उसके पीछे दौड़ती से पहले बार का दरवाज़ा बजा। बाद में सबक सिखाती हूँ उसको। वो दुपट्टा गले में ठीक रहती दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसके सामने एक मगरूर शख्स खड़ा दिखाई दिया। एक गंदमी रंगत वाला हट्टा कट्टा
लंबे कद का मालिक हल्की सी शू, तरतीब से बने बाल, आंखों में सनग्लासेस अटका लगाया हुआ ट्रैक सूट में था। हाय कितना हैंडसम है, बिल्कुल मेरे ख्वाबों के प्रिंस जैसा। रुबाब ने उसको देखते हुए सोचा, हट कमीनी क्या सोची जा रही है, अब रिश्ता हो गया तुम्हारा। रुबाब ने अपनी सोचों का झटका लड़का दरवाजा खोलते अंदर की तरफ घुसा। उसके पीछे 2-3 आदमी टोकरियों में कोई सामान लिए अंदर दाखिल हुए। रुकिए रुकिए, आप कौन है आप, और ऐसे कैसे घर में घुस आए हैं, और ये टोकरे इनमें कोई बम छुपा हुआ है क्या, कोई तुम किडनैप और किसी को किडनैप करने आए हो। और बाप रवानगी से हैरान होते हुए बोली कि जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान हूँ। शख्स अंदर घुस आया। फिर बाप जो ताजे लगा सकती थी उसने लगाए, जबकि अंदर अंदाजे सभी बेवकूफ़ाना थे। मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ, शख्स अपने ग्लास उतारता हुआ इत्मीनान से बोला। रुबाब उसकी आंखें देखी, गहरी काली और संजीदा। तो कोई चोर हो, वैसे लगता तो नहीं कि तुम्हें चोरी करने की ज़रूरत, अच्छे ख़ानदान के लगते हो। रुबाब उसका हुलिया देखते बोली, एक नाम नोट करो। शख्स बिना रुबाब तो देखता हुआ संजीदगी से बोला और अपना एक ईयरफोन कान से निकाला। हैं, क्या मतलब? रुबाब हैरान हुई। अजीज़ मेहमान एक माहिर न्यूरोलॉजिस्ट, इनसे अपने दिमाग का इलाज करवा लेना, वो आराम से कहता। तीखे तेवर लिए वहाँ से निकल कर रुबाब मुँह खोले इस मगरूर से शख्स को देखे गई जो उसे इतनी बदतमीजी करके गया था। देखने में ही प्रिंस था ये तो, बाकी अंदर से पूरा विलन। लोग तो हट से बोले, आप लोग कौन है और यहाँ कैसे? रुबाब ने उसके एक आदमी को जाता हुआ देखा तो पूछ बैठी, जो उस शख्स से पीछे बाहर निकले थे। जी ये हमीद साहब का घर है ना, हम मिठाई लाए थे बेगम साहबा के कहने पर। जो वो आदमी कहकर चला गया, शायद वो सभी बहुत जल्दी में थे। अच्छा, मामू जान के होंगे कोई दोस्त, हमेशा ही मिठाई भेजते रहते हैं, लेकिन इस तरह तो कभी नहीं कि लोग टोकरी लेकर अंदर ही आ गए बिना इजाज़त से, वो भी। खैर मेरा क्या हो, कोई होगी अमीर पार्टी, कंधे हो चुका थी, वहाँ से चली गई। वो टहलती टहलती लाउंज में गई तो उसको फारिया और नादर मिठाइयों पर टूटते हुए नजर आए। नादर तुम मत खाओ, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारा भी खाना शायद फारिया बाजी को ही लग जाता है। तो वहाँ से कहकर भाग गई और वो दोनों बहन भाई बीच ताब खाते रह गए। बाप को क्या आज मेहंदी हो गई थी और कमरे में बैठी अपनी मेहंदी सुखा रही थी, जो कि बाहों तक भरी हुई थी। वो अपने हाथों की कोई खूबसूरत डिज़ाइन देख रही थी। शायद उसने मेहंदी तकरीबन 10 साल बाद लगाई थी। उसको रुखसार किसी भी फंक्शन के किस्म का फैशन वगैरह नहीं करने देती थी, ना मेहंदी, ना हेयर कटिंग, ना कोई मेकअप वगैरह, इसलिए कि वो जानती थी कि बाप खूबसूरत है। अगर वो सज धज के और घूमेगी तो उसको बेटी का कोई रिश्ता वगैरह नहीं होगा, उस बेटी से ज़्यादा खूबसूरत है। सोनो वाइट बस कुछ दिन में ही इस घर की मेहमान है। सोनो वाइट याद करके इस घर को, यहाँ तक कि नादर उस बुलडोजर को भी, कहानी के वेलनेस को कौन भूल सकता है भला। पर सोनो वाइट की ज़िंदगी बहुत अनरोमांटिक है। इसने भी अभी अपने हमसफ़र प्रिंस को देखा ही नहीं। सोनो वाइट तुम्हारी भी क्या ज़िंदगी है। नादर और फारिया से उस कमरे में रुबाब के पर दोनों को देखा, जिनके चेहरे पछताने मुस्कुराहट छाई हुई थी। रुबाब को दाल में कुछ काला लगा। मेहंदी तो अच्छी है। रुबाब फारिस के पास बैठी मेहंदी को देखते हुए बोली, पता है मुझे। रुबाब उसको देखते हुए बोली, ये वो समझती थी कि वो हरगिज़ उसकी तारीफ करने या किसी नेक इरादे से नहीं आए थे। अच्छा, शान भाई का नाम लिखा है, दिखाओ। फारिया उसकी भरी परी मेहंदी में उछला करते बोलती, हाँ है ना, ये देखें इस बेल के सामने। रुबाब शान का नाम सुनते एक्साइटेड होते हुए बोली, उसको अपनी मेहंदी में शान का नाम दिखाया। अरे नादर देखो, शान भाई का नाम भी है। फारिया कहने पर नादर ने भी मेहंदी में देखा और नादर मैंने देखा था तो फारिया जानबूझ कर उसको धक्का दी, जो पहले ही सोच आए थे। और बाब ने उन दोनों का इरादा समझ कर हाथ जल्दी से पीछे कर लिया। फिर भी उसकी मेहंदी में साइड का एक फूल खराब हो गया था। बाब की आंखें फटे की फैटी रखो, दोनों अपना काम करके वहाँ से निकल दिए। ये क्या किया मामू जान, वो चलाती उनके पीछे और हमीद को आवाज़ लगाने लगी। उसकी आवाज़ चलाती आवाज़ सुनकर जल्दी से अपने कमरे से बाहर आए। क्या हुआ? और बाप सब ठीक है? हमीद परेशानी से बोले, मामू जान फारिया बाजू नादर ने मेरी मेहंदी ख़राब कर दी, वो भी जानबूझ कर देखें। वो अपनी मेहंदी दिखाती हुई बोली। और अब नादर और फारिया की शामत आनी थी। हमीद नादर और फारिया को सुनाई जा रहे थे और बाप वो बड़े मज़े से दोनों की इज्जत अफजाई होती देख रही थी। रुखसार मन में सोच लगे, कल का सारा काम रुबाब से करवाएगी। रुबाब दुल्हन बैठी तो सिर्फ रोई जा रही थी। हाय मेरी किस्मत, इतनी आम सी शादी हुई मेरी, कहानी में कोई ट्विस्ट ही नहीं आया। क्या मज़ा है ऐसी आम शादी का, ये तो हर किसी की होती है। रुबाब बच्चों की तरह रोई जा रहे थे। मरियम परेशानी से उसे कब से उसको समझा रही थी, जबकि पास बैठी फारिया मुसलसल हंसे जा रही थी, उसका मजाक बना रही थी।
तुम कौन सी खास हो जो तुम शादी भी तो खास हो तुम्हारी। आम से लड़की हो तो आम से ही शादी होगी, पर बदकिस्मती शौहर हैंडसम मिल गया तुम्हें बस। फारिया ने फिर उसका मजाक उड़ाया। तो तुम तो चुप करो बुलडोजर, अल्लाह करे आपको तो शादी शौहर भी को जब मिले। बड़बड़ाई रबाब बड़बड़ाई, भाड़ में जाओ, मैं तो चली डांस करने। फारिया मज़े लेती हुई उठ खड़ी हुई, ख्याल से कहीं स्टेज ना तोड़ देना। रबाब ने उसी तरह रोते उसको ना बख्शा। सफ़िया सनम बाप चल चुप, अब रोना बंद कर, आज खुशी का दिन है तुम्हारा। सनम शरारत का खुशी का दिन है, कैसी खुशी, कोई रोमांटिक टाइप की शादी होती है ना, याद रहती है कैसी शादी। शादी से पहले कोई रोमांस ही नहीं, ना ही होने वाले का मुंह देखा है, पता नहीं कैसा होगा। रबाब ने अपना सर पीटा, अभी रोमांस तो शादी के बाद शुरू होता है। सफ़िया कहते ही सफ़िया और सनम ने ताली मारी और हंसने लगी। नाली में जा गिरो तुम लोग। रबाब ने बलान भेजती अपना शरारा संभालती उठी, कमीनियों लाइनर बिगड़ गया है, वही ठीक कर लो, किसी तुम कभी तो काम आ जाया करो। रात खुद को आईने में देखती उन दोनों से बोली। रबाब रुखसतों के ससुराल में बैठी थी। घर काफ़ी बड़ा था शान का। घर में कम ही लोग थे, उसकी बस 2 बहनें, एक माँ और 3 मुलाजमा। शान के वालिद 8 महीने पहले फात पा चुके थे, इसलिए अब शान सारे घर का सरबराह था। रबाब इन सब के दरमियान अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। सिर्फ नूरीन बेगम, ताहिरा और आयशा ही वहाँ मौजूद थी। और शान मलिक था कि अभी तक जाहिर नहीं था। रबाब को अभी तक अपने शौहर का चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ था। बेटा तुम आराम करो, अपने कमरे में थक गई होगी ना। नूरीन बेगम रबाब को बोले, जो शुरू से ही उसे काफ़ी शफकत से पेश आ रही थी। अब इनको कौन बता क्यों थकना है भला, सारे फंक्शन में बस बैठी तो रही हैं। आयशा ने अपनी आदत से मजबूर उस पर तंज किया। आयशा आज तो खामोश हो जाओ और मैं आती हूँ, शान को फ़ोन करो ज़रा, कहाँ रह गया पता नहीं। उसको डांटती हुई जुबान से चली गई और शान का फ़ोन मिलाने। स्नो वाइट की एक फारिया से जान छूटी तो दूसरी पल्ले पड़ गई। रबाब ने आयशा को देखते हुए सोचा, शान भाई तो पता नहीं कहाँ गायब हैं, अभी तक नहीं आए, शायद आने का दिल ही नहीं कर रहा उनका। आयशा ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक और तंज उछाला। आयशा ये तंज करना छोड़ दो, शान भाई अपने दोस्तों के साथ मसरूफ़ होंगे, आते ही होंगे बस। ताहिरा आयशा को डांटती हुई बोली और आयशा की बरस काफ़ी सुलझी हुई थी और बाप तो बस सच झुकाए दोनों को बातें सुन रही थी। बस शान भाई की मर्ज़ी के खिलाफ हुई है ये शादी, इसलिए ज़्यादा नखरे अठवाने का मत सोचना, गुस्से के काफ़ी तेज़ हैं भाई। आयशा ने मुस्कुराते हुए जहर उगला। रबाब ने उसकी तरफ ऐसे देखा और फिर ताहिरा को देखा। आंखों में सवाल था कि क्या वाकई ये सच है, मर्ज़ी के खिलाफ होती तो शादी क्यों करते। बस अरेंज मैरिज, और अरेंज मैरिज तो ऐसे ही होती है, तुम टेंशन ना लो। रबाब ताहिरा ने उसको प्यार से समझाया और रबाब को बिल्कुल मरियम की तरह लगी। वैसे भी शादी कौन सा मेरी मर्जी से हुई है, कहाँ मैं लव मैरिज के ख्वाब देखती थी, पर स्नो वाइट के पल्ले पड़ गई ये अरेंज मैरिज। रबाब ने मन ही मन में सोचा। रबाब अपने कमरे में बैठी थी। काफ़ी इंतजार के बाद जब शाह नहीं आया तो वो टीवी खोल कर बैठ गई और वहाँ पे कार्टून चैनल लगा लिया। बड़े शौक से वो देखने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद शान आया। कमरे में आते ही उसने अपनी बीवी को दुल्हनों के जोड़े में कार्टून देखते हुए पाया तो उसका तो दिमाग ही चकरा गया। कमरे में सिर्फ टीवी की ही रोशनी थी और बाप की पश्त शान की तरफ थी। वो ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पाया था अभी तक। शान ने उसको अपनी मौजूदगी के सांस दिलाने के लिए सारी लाइट्स ऑन की कमरे की। बाप ने चेहरा मोड़कर उसको देखा और जैसी दोनों की नज़रें आपस में टकराई, तुम दोनों एक साथ बोले, मेरा मतलब आप। रबाब ने फ़ौरन तस्दीक की। शान को देखा था, जो तीखे तेवली उसी को देख रहा था। वो ही गंदमी रंगत, काले घने बाल, हल्की सी शू और गोल्डन कुर्ता। प्रिंस, ये तो वही है जो स्नो वाइट को पसंद आए थे, मतलब यही स्नो वाइट के प्रिंस है। वाह, रबाब ने मन ही मन में सोचा। ये तो वही था जो उस दिन गेट पर आया था, बिना इजाज़त अंदर भी घुस आया अपने आदमियों के साथ मिठाई लेकर। वो दोनों दूसरे को पहचान गए थे, पर रबाब के चेहरे पर खुशी तो शान के चेहरे पर उकताहट थी। तुम रबाब हो? शान ने हैरत से सवाल किया। आप शान हो? रबाब ने खुशी और हैरत से पूछा। मेरी शादी तुम सर फिर से हुई? या अल्लाह, कहाँ फंस गया। शाह ने खुद से बड़बड़ाया और बेड की दूसरी साइड पर आकर बैठ गया। आपू ने कहा था कि दूल्हा के सामने शर्माना और ज़्यादा बात ना करना। रुबाब को मरियम की बात याद आई। वो सीधी होकर बेड पर बैठी दुल्हनों की तरह शर्माने की कोशिश करने लगी। शाह ने उसको अजीब सी नज़रों से देखा, जो कि पहले बड़े मज़े से बैठी थी, अब चाहे दुल्हन की तरह बैठ गई और आंखें नीचे की मुस्कुरा कर शर्माने भी लगी थी। तुम्हारे दिमाग का स्विच वाकई उड़ा हुआ है क्या? शाह ने उसको एक नज़र देकर कर अपनी वॉच उतार कर टेबल पर रख दिया। आप कहना चाहते हैं कि मैं पागल हूँ? रुबाब ने गुस्से से कहा। शाह ने पहले टीवी की तरफ देखा जहाँ कार्टून चल रहे थे और बाद में रुबाब को देखा। नहीं, पागल भी बहुत छोटा लफ्ज़ है। शाह ने तेवरी उठाकर कहा। कंट्रोल बाब, कंट्रोल, इनसे नहीं लड़ना तुम्हें। रुबाब ने अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहा। शान बेड पर उसके थोड़ा
थोड़ा सामने होकर बैठा। रुके रुके मैं घूंघट करूँ फिर इसको उठाना। मैंने देखा है ड्रामों में ऐसा होता है। रबाब जल्दी से कहकर घूंघट कर लिया। तुम्हारे मामू और मानी पर केस करना चाहिए मुझे। शाह ने उकता कर बेड से उठ गया है, क्या मतलब? रबाब ने अपना घूंघट उठा कर कहा, बच्चों की शादी नहीं करवानी चाहिए। शान ये कहता वहाँ से उठा। मैं बच्ची नहीं हूँ, आपका मतलब? रबाब अपना घूंघट उठाकर शान को देखते हुए कहा, जो अलमारी से कपड़े निकाल रहा था। एक बार मैं सुनाई नहीं देता क्या? जो बार बार मतलब भी पूछती हो। शान उतार से बोला। रबाब उसे घूरने लगी। ये लो मुँह दिखाई। शान एक डब्बी उसकी तरफ उछाली और वाशरूम में घुस गया। ऐसे देते हैं मुँह दिखाई? शर्म नाम की कोई चीज़ भी नहीं है, भी है कि नहीं? रबाब इस डब्बी को खोलती हुई दांत पीसती बोली, सुनो, वाइट के लिए सोने की अंगूठी डायमंड की होनी चाहिए थी ना। अफसुर्दगी से बोली, घूंघट तो उठा लेती, इतने प्यार से कहा था, खड़ूस। रबाब ने तंग आकर अपना दुपट्टा ही उतार के रख दिया। रात का पता नहीं कौन सा पैर था जब शान की आंख खुली। किसी के जोरदार खनाटों की आवाज़ से शान को देखा तो रबाब बड़े मजे से सोई खराटे मार रही थी। खराटे लेना बंद कर दो, मुझे नींद नहीं आ रही। शाह ने उसको झंझोड़ते हुए कहा, जी क्या हुआ? सुनो, वाइट ने कुछ नहीं किया। रबाब बौखला कर उठे। अपनी कार्टूनी दुनिया से बाहर निकलो और खराटे अब लिए ना तो मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दूंगा। शान गुस्से से बोला, आप खराटे आ रहे हैं तो रोक तो नहीं सकती इनको। दांत पीसती बोली, रोकना पड़ेगा भाई, समझ। शान कहता वापस से सो गया। रबाब सोचती रही कि कैसे खराटे रोके जा सकते हैं। जब कोई तरकीब उसको नहीं सोची तो लापरवाही से कंधे चुका कर सो गई। रात पर शान को अपने कानों पर तकिए रख के ही सोना पड़ा। उठो भी। शान कब से उसको उठाने की कोशिश कर रहा था, पर वह मोहतरमा तो काफ़ी गहरी नींद में थी। शान को नूरीन बेगम ने कहा था कि रबाब को उठा कर लाई। क्या है? रबाब बोली, आंखें अभी तक उसने नहीं खोली थी। घोड़े बेचकर सोई हुई हो क्या तुम? उठो जल्दी से, मम्मी बुला रही हैं तुम्हें। शान उसको जोर से झंझोड़ा, उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो डायन भी नहीं है यहाँ। अब क्यों सुनो वाइट को तंग कर रहे हैं आप? रबाब कहकर कंबल सरता कोड़े फिर से सो गए। डाइन? सुनो वाइट? शान को उसकी बात समझ न आई। शाह ने उसको 2 मिनट तक देखा, फिर साइड टेबल पर पड़ा हुआ एक जग देखा जो कि ठंडे पानी से भरा हुआ था। शाह ने वो उठाकर सारा पानी रबाब पर अंडेल दिया। रबाब बौखला कर उठी। एसी की ठंडक में वो ठंडा पानी वो बिल्कुल काम गई। ये क्या किया? ऐसे कोई उठाता है क्या? नॉर्मल तरीके से नहीं उठा सकते थे? सर्दी हो रही है। रबाब ने गुस्से में आकर कहा, नॉर्मल इंसानों के ही तरीके से उठाया जाता है। नॉर्मल इंसानों को ही नॉर्मल तरीके से उठाया जाता है। शान भी कड़े तेवरों के साथ बोला। रबाब ने उसको घूरा और घूरते ही गए। ये घूर किसको रही हो तुम? शान सख्त लहजे में कहा, इसको तो आज तक किसी ने इस तरह नहीं घूरा था जिस तरह आज रबाब घूर रही थी। यहाँ पर जो सारी फौज खड़ी है उसको घूर रही है। और रबाब ने उसी तरह उसको घूरते हुए कहा। शाह ने भी उसको घूरा। ज़ाहिर है कमरे में आप ही खड़े हैं, आपको ही घूर रही थी मैं। रबाब तेज़ आवाज़ में बोले, चलाओ मत मेरे सामने, कैंची की तरह जो ये ज़ुबान चलाती हो ना, काट कर फेंक दूंगा। शाह ने उसको उंगली उठाकर वार्न किया। बाबा थोड़ी सी सहमगी पर फिर भी चेहरे पर ज़बरदस्ती गुस्सा लाने की कोशिश करने लगी। वो अपना डर इसके सामने जाहिर नहीं होने देना चाहती। शराफत से यहाँ से उठो, जो तैयार होकर नीचे आओ, और हाँ, अपनी बेकार खोपड़ी से ये बात निकाल मत देना। शान कहता कमरे से निकल गया। हाँ, सब स्नो वाइट पर इतना जोर चलाओ, बेचारी स्नो वाइट ही बची है ना, कि सब उस पर गुस्सा करे अल्लाह, क्या इस खड़ूस में फंसा दिया बेचारी स्नो वाइट को। काश मैं भी किसी जंगल में खो जाऊं और कुछ बोने मुझे उठा कर ले जाएं और बिल्कुल स्नो वाइट की तरह मेरी खिदमत करें। रबाब रोती शक्ल बनाती खुद से बड़बड़ाई। वो नीचे और सबको सलाम करती हुई टेबल पर शान की कुर्सी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। रबाब ने टेबल पर सजे लवाज़मात पर नज़र घुमाई जहाँ काफ़ी सारी डिशें बनी हुई थी। क्या कोई मेहमान आ रहा है? रबाब ने डिशों को देखकर कहा, नहीं बेटा। नूरी मुस्कुराते हुए बोले, तो क्या किसी की शादी से खाना आया क्या? रबाब कहती है। रबाब की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने कभी अपनी टेबल पर इतनी डिशेज नहीं देखी थी। शायद आयशा ने उसका मजाक बनाया। आयशा, मैं दोबारा तुम्हें ऐसे किसी का मजाक उड़ाता हुआ ना देखूं। शाह ने उसके साथ लहजे में बावर करवाया। आयशा उसकी बात सुनकर सर झुकाए खाने मसरूफ हो गई। शैतान बुलडोजर की शर्गिद। वह मुंह बना गए। शान को देखा जो सबसे बेखबर खाने साफ कर रहा था। खड़ूस थोड़ा सा अच्छा भी है वैसे, पर क्या ही था कि अगर बोल लेता मेरी बीवी से इस तरह बात ना करो, पर नहीं, दिमाग 7वें आसमान पर है इनका। रबाब ने उसको देखकर सोचा। शाह ने उसको घूरने पर एक तीखी नज़र उस पर डाली तो वो खाने तरफ मतवज्जा हुई। रबाब ने शान को लान में देखा जो किसी पर फ़ोन पर बात करने में मसरूफ़ था। रबाब के दिमाग में शैतानी आई। सुबह मुझ पर पानी फेंका था, बताती हूँ इनको। रबाब चल कर किचन में गई और वहाँ से तेल उठा कर सीढ़ियों पर लगा दिया। तेल किचन में रखकर सोफे पर बैठ गई और कोई किताब उठा ली। अब तो बस शान के आने का इंतज़ार था। शान मोबाइल में देखता हुआ आ रहा था। रबाब को बस
बस इंतज़ार था वो मंज़र देखने की जब शान फिसल कर वहाँ से गिरता। उसी दौरान आयशा मोबाइल पर बात करती हुई दौड़ती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और रबाब ने उसको रोकना चाहा। अम्मी इतनी देर में सीढ़ियों पर बुरी तरह से गिरी हुई थी। शान ने रबाब की तरफ देखा जो उल्टा बुक पकड़े आयशा को ही देख रही थी। शान समझ गया कि ये हरकत इस सिर्फ फ्री की ही होगी। वो आयशा की तरफ बढ़ा। रबाब भी उसकी तरफ भागी और आयशा की परवाह किए बिना जल्दी से उसका मोबाइल उठाकर उसको दिया। ये लो। शान और आयशा ने उसको न समझने वाली नज़रों से देखा जो आयशा का मोबाइल पकड़े उसको दे रही थी। मैंने सुना है और देखा भी है कि अगर आज के दौर में कोई इंसान गिर जाए तो ज़्यादा परवाह उसकी नहीं बल्कि उसके मोबाइल की जाती है। उस इंसान को भी खुद से ज़्यादा परवाह मोबाइल की होती है। रबाब ने वजाहत दी। शान ने उसके तरफ गुस्से से देखा। उफ, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। ये कहाँ गई छिनो? ज़रूर इसने किया होगा ये सब। आयशा का शक मुलाजमा पर गया। रबाब को उसकी हालत देख हंसी तो बहुत ही पर्वत दबा गए। चलो, ऊपर वाला भी जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। खड़ूस ना सही तो बुलडोज़र की चरगिद ही सही। रबाब ने मन ही मन में कमरे से निकल गई। शान भी उसके पीछे निकला। ये सब तुमने किया ना? शान ने उसकी बाजू दबोच कर कहा। अल्लाह करे, मैं क्यों करने लगी ऐसा? रबाब ने हैरान होने की एक्टिंग की। क्योंकि ये काम सिर्फ एक उल्टे दिमाग वाला इंसान ही कर सकता है और उस दुनिया में तुम ही हो। शान ने चिढ़ खाते कहा। आपको बड़ा पता दुनिया का, जैसे सारी दुनिया देकर आए हो। रबाब ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। देखो लड़की, मेरे सामने जुबान चलाना बंद करो। मैं बता रहा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। शान ने उसको वार्न किया। अच्छा। रबाब अपना बाजू छुटवाती वहाँ से निकल गई। शान कमरे में आया तो इसी तरह रबाब को टीवी के सामने बैठा हुआ देखा और टीवी पर कार्टून ही चल रहे थे। उसकी आमद पर रबाब ने मुड़कर उसको देखा और टीवी म्यूट पर लगाया उसके साथ सोफे पर बैठ गई। शान जो कि अपना लैपटॉप खोले कुछ काम कर रहा था, रबाब का मुसलसल खुद पर नजर जमाते देखा तो लैपटॉप से नजरें हटाकर रबाब को देखा जो उसी को देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या है अब? शान ने उताहट से कहा। वो पिक्चर आपकी है? रबाब ने एक पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए उससे पूछा जिसमें वो कुछ दोस्तों के साथ खड़ा था। हाँ, यूनिवर्सिटी के वक्त की है। शान ने कहते ही फिर से अपनी नज़र लैपटॉप पर मरकूज कर ली। यूनिवर्सिटी? आप यूनिवर्सिटी जाते थे? कितने मज़े होते हैं ना वहाँ। अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें, ये बड़े बड़े गार्डन, बड़ी क्लासरूम, हल्ले गुल्ले, आपने भी बहुत मज़े किए होंगे। रबाब ने चखते हुए पूछा। ऐसा कुछ नहीं होता और मैं मज़े करने नहीं पढ़ने जाता था। शान उसी तरह संजीदगी से बोला। आप मेरा भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देना, मुझे बहुत शौक है आगे पढ़ने का। रबाब ने उसके सामने अपनी फरमाइश जाहिर की। शान हैरान होते उसको देखा। रबाब उसकी इस तरह घूरने पर सोचने लगी कि उसने ऐसा भी कुछ गलत तो नहीं कह दिया। तुम्हें जितना शौक है ना पढ़ने का, मैं हमीद अंकल से सुन चुका हूँ, इसलिए मेरे सामने फजूल बातें मत करो अब। शान ने सख्त लहजे में कहा और वापस लैपटॉप के कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगा। पर उठो यहाँ से और मेरे लिए चाय बना कर लाओ। जल्दी में सारा वक्त बर्बाद मत क्या करो, ना अपना ना मेरा। शान की इस तरह कहने पर चल बड़ा कोई मुल्क संभालना है इनको, जो वक्त बर्बाद होता है बातों से इनका। उसे वाइट को प्रिंस तो मिल गया पर काफ़ी ज़्यादा खड़ूस प्रिंस मिला। शान कब से सोने की कोशिश कर रहा था पर वो थी कि टीवी खोले रात के 2 बजे मॉर्निंग शो और पीठ में देख रही थी। ये टीवी बंद करो, मैं कह रहा हूँ। शान गुस्से से बोल पड़ा। लाइट्स ऑफ हैं, आप सो जाए ना। रबाब ने लापरवाही से कहा। मुझे नींद नहीं आ रही इस टीवी की आवाज़ में। शान उठकर बैठ गया। थोड़ा कम कर देती हूँ ना। रबाब ने थोड़ा वॉल्यूम कम कर दिया। मैं इस वक्त रात को मॉर्निंग शो कौन देखता है? शाम बुरी तरह गुस्सा है। मैं देखती हूँ ना, रात को रिपीट चलता है। ज़ाहिर है लोग देखते होंगे। रबाब अब टीवी से नजर हटाए उसको देखकर बोली। अब शान की बर्दाश्त बाहर हो चुका था। वो उठा और टीवी का स्विच निकाल दिया। कमरा अंधेरे में डूब गया। बहुत बुरे हैं आप, रबाब उकता कर बोली। रबाब जूस पीती पीती लान में टहल रही थी। जब जूस का डब्बा खाली हुआ तो उसके मुड़े हुए कोनों को खोल कर जूस के डब्बे को फुलाकर ज़मीन पर रखा और शान जॉगिंग से लौटा था पूरा प्रोटीन शेक लब्बों से लगाता हुआ आ रहा था। ना शान को रबाब की मौजूदगी का इल्म था और ना ही रबाब को शान की मौजूदगी का। रबाब ने जूस के डब्बे पर जोर से पाँव मारा। पटाख डब्बे के फटने की आवाज़ पर शान एकदम बौखलाया क्योंकि वो इस हरकत के लिए तैयार नहीं था। तो उसके हाथ से उसका प्रोटीन शेक छूटता हुआ ज़मीन पर जा गिरा। उसने रबाब की तरफ देखा जो हंसती हुई कूद कर तालियां बजा रही थी। उसको अपने पटाखे की खुशी थी। शान लंबे लंबे डाक भरते उसकी तरफ आया। बड़ी खुशी हो रही है तुम्हें अपने बेकार किए हुए कारनामे पर, शान गुस्से से चिल्लाया। रबाब ने उसकी तरफ देखा और नीचे गिरा हुआ प्रोटीन शेक पीता। रबाब दांतों तले जुबान दागी। उसने न जाने में क्या कुछ ढका डाला था। अभी सब सिखाता हूँ तुम्हें, समझ क्या रखा है तुमने। शान की पेशानी रख तन गई थी। उसकी तरफ बढ़ा। मैं बचाले। रबाब हवा में हाथ उठाते चलाकर भागने लगी। शान उसके पीछे दौड़ा।
آج تمہیں میں سبق سکھا کر رہوں گا۔ شان اس کو آج چھوڑنے والا نہیں تھا۔ رباب کا بھاگتے بھاگتے پیر مڑا، وہ نیچے جا گری۔ فلا رباب چلائی۔ شان اب اٹھنے کے بعد اس کے سامنے بیٹھا۔ اور کرو شیطانیاں۔ شان نے غصے سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی بددعا لگی ہے مجھے۔ رباب نے روتے ہوئے کہا، اچھا ہاتھ دو اپنا، اٹھو۔ شان نے اٹھ کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور رباب اس کی ہمدردی پر خوش ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر اٹھنے لگی۔ جیسے ہی تھوڑا اوپر کو اٹھی، شان نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور وہ پھر سے زمین پر گری، جو اس کے ہاتھ کے سہارے ہی کھڑی ہونے لگی تھی۔ رباب نے پہلے اس کی طرف غصے سے دیکھا اور پھر اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے خود ہی ہنس پڑی۔ تمہیں واقعی کسی نیورولوجسٹ کی ضرورت ہے۔ شان اس کو گھورتا ہوا نکل دیا۔ اس کو آج واقعی رباب نارمل نہ لگی۔ آپ کو کسی جوکر کی ضرورت ہے جو آپ کو ہنسا سکے، خڑوس نہ ہو تو۔ رباب دانت پیستی ہوئی بڑبڑائی۔ رباب آج حمید کے گھر آئی ہوئی تھی شان کے ساتھ۔ سب سے مل کر وہ بائی لان کی طرف بڑھی جہاں نادر فٹ بال سے کھیل رہا تھا۔ اس کو کک مارتے ہی فٹ بال رباب کے پیروں میں جا گرا۔ ارے چشماٹو، ادھر دیکھ۔ رباب نے نادر کو فٹ بال بالکل سر پر دے مارا۔ نادر کا چشمہ گرتے گرتے بچا۔ تم اس کی سزا مل کر رہے گی۔ نادر نے انگلی اٹھا کر اس کو وارن کیا، بھئی چل نہ آیا بڑا سزا دلوانے۔ اور کون سزا دے گا مجھے اب؟ وہ تمہاری ڈائن ماں۔ ہاں بچے، وہ اب تو تمہارے خوابوں میں ہی۔ رباب اس کو چڑھاتی ہوئی تنزیہ بولی، آپ نے ان کو ڈائن؟ میں ابھی امی کو بتاتا ہوں۔ نادر اپنے بال اٹھاتا ہوا بولا، اب تو رباب فاروق کو چھو بھی نہیں سکتی ہوں۔ رباب نے نادر کو اور چڑھایا۔ اس کا چشمہ لے کر پورے گارڈن میں دوڑنے لگی۔ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ رباب کی اچانک ایک مضبوط جسم سے ٹکر ہوئی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا جیسے کسی چٹان سے ٹکرائی اور پھر چہرہ کر کے رباب نے دیکھا، ایک خڑوس آپ۔ رباب کی آنکھیں وہل سے کھل گئی۔ شان نے اس کو خود سے دور ہٹایا، تمہیں کیا ادھر سے ادھر بھاگنے میں زیادہ مزہ آتا ہے کہ شان اکتاہٹ سے بولا۔ نادر نے آ کر رباب سے اپنا چشمہ لیا، میرے گلاسز۔ رباب گلاسز اپنے پیچھے چھپاتے آتے گھورنے لگی، انکل ان سے کہے کہ مجھے اپنے گلاسز دیں انکل۔ رباب اس کے انکل کہنے پر ہنس پڑی اور شان کے گھورتے ہی چپ ہو گئی۔ گلاسز واپس کرو بچہ اللہ کی پناہ، یہ بچہ نہیں آفت ہے آفت۔ رباب نادر کے سر پر چپت رسید کرتے ہوئے بولی۔ نادر اپنا سر ہلا کر معصوم نظروں سے شان کی طرف دیکھا، وہ ایک کھوٹے سکے، یہ معصوم شکلوں سے ان کو رجھانا بند کرو۔ شان آپ اس کی معصوم شکل پر مت جائیے گا، یہ بہت ہی شاطر ہے، مانی کے سامنے بھی ایسے ہی اپنا معصومیت والا کارڈ کھیل کر ڈانٹ پڑواتا ہے مجھے۔ رباب نے شان کو پہلے ہی آگاہ کرنا چاہا، تمہارا مجھے پتا ہے، چلو اب گلاسز واپس کرو اس کے۔ شان نے اس کی بات کا اثر لیتے ہوئے بنا کہا، لیکن میں نے کہا واپس کرو۔ شان نے اس کی بات کر کر سخت لہجے میں بولا۔ رباب نہ چاہتے ہوئے بھی چشمہ نادر کو دیا اور فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہاں سے نکل گیا۔ ابھی تو موقع تھا اس کھوٹے سکے کو تنگ کرنے کا اور آ گیا خڑوس اپنا دوست جمانے۔ رباب نے اس کو گھورتے ہوئے سوچا، یہ گھورنا بند کرو، مجھے سمجھایا۔ شان اس کے گھورنے پر غصہ کرتا چلا گیا، اس کو سخت ناپسند تھا کوئی اس کو اس طرح گھورے۔ شان، رباب، مفاری اور نادر شان کی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عجیب رواج ہے تمہارے کر کے، بالکل تمہاری طرح۔ شان رباب کے کانوں میں پھنسایا، چہرے پر کافی زیادہ اکتاہٹ تھی۔ اس میں عجیب کیا ہے، داماد پہلی دفعہ بیٹی کے ساتھ گھر آئے تو اس کے بہن بھائیوں کو آئس کریم کھلانے لے جانا پڑتا ہے، کتنا پیارا رواج ہے۔ رباب مسکراتی ہوئی بولی، تمہارا تو دماغ ہی خراب ہے۔ شان بولتا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، رک کھوٹے سکے، آگے میں بیٹھوں گی۔ نادر آگے کا دروازہ کھولنے والا تھا کہ رباب نے اس کی شرٹ کا گلا پکڑتے ہوئے روکنا چاہا، آگے میں بیٹھوں گا، چھوڑو مجھے۔ چھپکلی نادر کی چھوٹی سی ناک پر غصہ چڑھا، چل بھی آیا بڑا، ایک چپڑ مار کر نہ تیرا گال لال کر دینا میں نے، چپ کر کے پیچھے بیٹھ۔ رباب نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتے بولی، جلدی بیٹھ جاؤ تم دونوں۔ شان نے شیشہ نیچے کرتے ان دونوں کو کہا، آگے میں بیٹھوں گا، آپ اس کو کہیں گے پیچھے بیٹھے۔ نادر اپنی شرٹ کا گلا اس سے چھڑواتا ہوا شان سے مخاطب ہوا، یہ کیوں بیٹھے آگے؟ آپ کی بیوی میں ہوں، میں ہی آگے بیٹھوں گی۔ رباب نے نادر کو پیچھے کرنا چاہا، میں بیٹھوں گا۔ نادر بھی گاڑی کا دروازہ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ شان بس خوف سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ نادر تم بیٹھ جاؤ آگے، رباب پیچھے جاؤ۔ شان نے جلدی سے ان کا مسئلہ حل کرنا چاہا، لیکن شان میں کیوں؟ رباب کوئی فرق نہیں پڑتا آگے پیچھے بیٹھنے سے، بیٹھ جاؤ۔ رباب بچوں کے ساتھ بچی مت بنا کرو۔ شان نے اس کو ڈانٹا تو وہ پیر پکڑتی پیچھے کی طرف بیٹھ گئی اور زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا، دروازہ توڑ مت دینا شان انکل کی گاڑی کا۔ نادر نے پیچھے منڈی موڑے شیطانی کرنا چاہی، تو چپ کر جا ورنہ بجا دوں گی کان کے نیچے، ایسی اس نے بجائی تھی۔ رباب نے گنڈوں والا انداز اپناتے کہا، اور جہاں نادر مسکرایا وہیں شان حیران رہ گیا، رباب کو اس لہجے میں بات کرتا دیکھا۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ شان نے ہنس کہا، شان بھائی یہ تو ایسی بات کرتی ہے، آپ کو آج پتہ لگا؟ فاریہ نے جلتی پر تیر ڈالا، بلڈوزر اپنی زبان بند رکھیں، آئی بڑی۔ رباب بری طرح سے تپ چکی تھی، حد درجہ بدتمیز ہو تم، بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ فاریہ نے اس کو شرمندہ کرنا چاہا،
आहा, और बड़े चाहे कितनी बदतमीजी से पेश आएँ, छोटे चुप करके सुने, वाह भी ये अच्छा है। और फारिया बाजी, अगर हम छोटों का फ़र्ज़ है बड़ों की इज़्ज़त करना, तो बड़ों को भी चाहिए हमें प्यार देना। रबाब की बात सुनते ही फारिया खामोश होकर खिड़की से बाहर देखने लगी। रबाब, आइंदा मैं तुम्हें गलत लहजे में बात करता हुआ ना सुनूं, मुझे नहीं पसंद ऐसा लहजा। शाह ने उसके बाल करवाया। लेकिन शाह, आप हमेशा मुझे बस अब एक और लफ्ज़ नहीं, मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया। शाह ने उसकी बात काट कर बोला, उफ़, अब सुनो वाइट 2 विलनेस में फंस चुकी है, और प्रिंस पर भी विलनेस ने अपना जादू चला दिया, जिसकी वजह से वो उनके काबू में आ गए हैं और उनके झांसे में आकर स्नो वाइट से लड़ रहे हैं। स्नो वाइट को जल्द ही इसका जादू तोड़ निकालना होगा। रबाब ने शाह, नादर और फारिया को देखते हुए सोचा, मेरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मेरा मैंगो आइसक्रीम। पल आते ही फारिया और नादर ने गाड़ी में बैठते हुए फरमाइश की। रबाब को दोनों ही फ्लेवर्स अच्छे लगते थे, पर इन दोनों ने कह दिए थे वो उनसे ट्यूनिंग नहीं करना चाहती थी। तुम्हारा कौन सा फ्लेवर? शाह ने रबाब से पूछा, जो अपनी सोचों में गुम थी। जो आप अपने लिए लें वो मेरे लिए भी। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, तुम अपना बताओ। शाह ने सीधे से कहा, कोई भी ले आए बस। रबाब ने मुंह बनाकर कहा, खिड़की खोले बाहर की तरफ देखने लगी। नादर और शान गाड़ी से उतरकर आइसक्रीम लेने चले गए। कौन सा बंदा ऐसा बंदा है कि आइसक्रीम ही नहीं खाता? और स्नो वाइट की तो किस्मत ही ख़राब है, पहली बार अपने प्रिंस के साथ आउटिंग पर आई, वो भी 2 विलन्स के साथ। रबाब ने दूर खड़े शान को देखते हुए सोचा। रबाब अब उसका इंतजार कर रही थी और उसको एक बड़ा शख्स आता दिखाई दे, जो उनकी गाड़ी के पीछे की तरफ था। उसके बाद में शैतानी उड़ाई, वो सीधे होकर बैठ के उस बूढ़े शख्स का इंतजार करने लगी कि वो कब उनके कार के दरवाजे के सामने से क्रॉस होगा। वो जैसे ही वो शख्स उसकी खिड़की पर देखा, हाँ, और रबाब ने ज़ोर से चीख कर खिड़की का शीशा बंद कर दिया और बड़ा शख्स बुरी तरह से भौंक चुका रह गया और आंखें फाड़े खिड़की की तरफ देख रहा था, जो बंद हो चुकी थी। पागल तो नहीं हो गई? फारिस की शैतानी देख रही थी। हाँ, हो गई हूँ। तो बाब ने कंधे झुका कर कहा। जब खिड़कियाँ देखने लगी सब बंद के नहीं, शादी के बाद पर लग गए हैं तुम्हें। फारी अपने मोबाइल में टाइपिंग करती बोली, आप भी कर लें क्या? बता, आपको भी लग जाए। फारी उसकी तरफ देखकर बोला। इतनी देर में नाशान और नादर भी गाड़ी में बैठे उनको आइसक्रीम तक कब थमाए। रबाब का वो बूढ़ा शख्स गाड़ी की तरफ आता दिखाई दे। शान, ड्राइव करें ना रुके क्यों हैं? रबाब को जल्दी से निकलने की थी वहाँ से, तुम लोग खा लो आराम से। शान मोबाइल चलाते हुए कहा। नहीं शान, ऐसे मज़ा नहीं है ना। रबाब ने जिद की, वो बहुत देर हो चुकी थी। वो शख्स आकर शान के साइड वाली खिड़की बजाने लगा। अब तो स्नो वाइट गई। रबाब ने अपने नाखून चबाते सोचा। शान ने खिड़की नीचे के शख्स की तरफ देखा। भाई साहब, अपनी खवातीन को समझाएं, ऐसे किसी बुजुर्ग को डराना मुनासिब नहीं। उस आदमी की शिकायत लगाते ही शान रबाब की तरफ मुड़ा। रबाब शान कराया। नादर फारिया ने उसको तरफ देखा। रबाब का रंग उड़ गया। आइंदा से मेरी तौबा कि कहीं तो मैं बाहर ले जाऊं, शाह ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा। अब गाड़ी में सिर्फ वो दोनों थे, अपने घर के लिए निकले थे। रबाब कब से खामोश होकर मुंह फैलाए उसकी डांट सुन रही थी। तुम्हें पता भी मुझे कितनी भी शर्मिंदगी हुई उस अंकल के सामने, तुम्हारी वजह से मैंने उसको सॉरी कहा। शान का गुस्सा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अच्छा बस भी, सॉरी कहने से आप छोटे तो नहीं होंगे। रबाब से अब बर्दाश्त करना मुश्किल सा हो गया था। शान मलिक हूँ मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं कहा, और मैं ऐसा हूँ कि लोगों से सॉरी करवाऊँ, और तुम्हारी वजह से आज किस्मत ने मुझे ये दिन भी दिखा दिया कि मैं शान मलिक ने पहली बार किसी को सॉरी कहा। शान की सॉरी अभी तक सॉरी पर अटकी हुई थी। हाँ, पता लग गया मुझे अब। शान मलिक, आप किसी को सॉरी नहीं करते, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। रबाब ने शान मलिक पर जोर देते हुए कहा। अब कब से उसका शान नामा सुनकर तंग आ चुकी, तो मेरे साथ आइंदा बाहर नहीं आओगी, अंडरस्टैंड? शाह ने उसको गुस्से से देख कर कहा। रबाब मुँह बनाते सीधा रोड पर नजरें झमटकाए बैठ गई। तो मेरी प्यारी ऑडियंस, देखा आपने कि स्नो वाइट पर कितना जुल्म होता है। पहले वो डायन, खोटा सिक्का, बुलडोज़र, और उसके अब स्नो वाइट का प्रिंस भी। बस मेरी दुआ करें कि स्नो वाइट सब्र करना सीख ले। रबाब ने मन ही मन में सोचा और अपने दिमाग में अपनी एनिमेटेड मूवी का एक और सीन ऐड कर लिया। रात में शान बेड पर लेटा कर किताब पढ़ रहा था और रबाब भी अपने बेड पर लेटी टीवी देख रही थी। और टीवी देखते देखते बोर हुई तो शान की तरफ देखा, जो पूरी संजीदगी से किताब पढ़ने में मसरूफ़ था। रबाब उसके कंधे पर सर रख दिया। क्या पढ़ रहे हैं आप? तो दिख नहीं रहा, बुक पढ़ रहा हूँ। शान के पोजीशन में कोई फ़र्क ना आया। कौन सी बुक? रबाब इसी तरह उसके कंधे पर सर रखे उससे बात कर रही थी। है एक बुक बिजनेस के हवाले से। शान के जवाब देने वो समझ गई कि वो उसे बात नहीं करने वाला, इसी तरह किताब पढ़ने के मूड में है, तो उसी तरह उसके कंधे पर सर रखे टीवी में रिपीट शो देखने लगी। शान को भी अब आदत पड़ गई थी रात भर जागने की और इसी तरह टीवी के शोर पर सोने की। रबाब को वहीं उसके कंधे पर टीवी देखते देखते नींद आ गई। टीवी बंद कर लो रबाब, शान ने बुक रखते हुए कहा। उसकी तरफ नहीं देखा। शान को जब जवाब ना मिला तो रबाब का चेहरा देखा, वह सो चुकी थी। आस्ते उसका सर पकड़कर अपने कंधे से हटाए तकिए पर रखा, उसकी नींद ना खुल जाए। वो उसकी केयर
करने लगा था। उसने रबाब का चेहरा देखा, उम्मीद भरा चेहरा शान के दिल में उतर गया। उसके चेहरे पर पड़े बाल हटाए और मुस्कुराया। रबाब ने करवट ली तो शान होश में आया। टीवी बंद करता खुद भी सोने लगा। शाम में ऑफिस से लौटा तो कमरे में आया जहाँ रबाब उदास से बैठी थी। शान उसको पहली बार इस तरह उदास देखा था। शान उसको इग्नोर करता, अलमारी से कपड़े उठाता, वॉशरूम में चला गया, चेंज करके आया तो रबाब इसी तरह बैठी हुई थी। तुम्हें आज क्या हुआ है? शान अपने बालों में ब्रश लाता हुआ बोला। मुझे मेरी सहेलियों की बहुत याद आ रही है। रबाब उसके ऑफिस वाले बैग को अपनी जगह पर रखते हुए बोली। तो फ़ोन कर लो उनको। शान अपना लैपटॉप खोलता हुआ बोला। फ़ोन नहीं मेरे पास। अच्छा। शान अपना लैपटॉप में मसरूफ़ हो गया। आपसे कुछ कहूँ? रबाब ने शान को मुखातिब किया। कहो। शान लैपटॉप पर उंगली चलाते हुए बोला। अब मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देना प्लीज़। मेरी सहेलियाँ पढ़ रही हैं आगे, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। मानी ने तो शादी ही करवा ली इंटर के बाद। रबाब मुँह बसोरती हुई बोली। तो मैं जितना पढ़ने का शौक़ है मैं जानता हूँ, तुम्हें बस टीवी देखना, जूस के डब्बों से पटाखे बजाना और बच्चों पर रो भी जानना आता है। शान चेहरे पर उतार लिए बोला। इतना खड़ूस होना सेहत के लिए अच्छा नहीं। रबाब झंझलाई। क्या कहा तूने मुझे? खड़ूस? आगे से इस नाम से पुकारा तो देख लेना। अब कि शान ने लैपटॉप से नजरें हटाई। उसको देख कर गुस्से से कहा। वो मुँह फुलाए बेड पर बैठ गई उसको तकती रही। अब तो उसको स्नो वाइट का प्रिंस डायन के जादू से पता नहीं कब निकले। शान बेटा, आप लोग हनीमून पर क्यों नहीं चले जाते कुछ दिन? सारा दिन बस ऑफिस के कामों में उलझे हुए हो। सब डिनर करते जब नूरीन बेगम ने शान को कहा। अम्मी अभी तो मुमकिन नहीं है, बहुत काम पड़े हैं मुझे। शान ने बहाना बनाया। और बाप का माँ बहुत मन था घूमने जाए, पर शान की बात सुनकर उसका मुंह लटक गया। अरे काम होता रहेगा, तुम लोग जाओ। और बाप भी सारा दिन बैठे बैठे बोर हो जाती है। नूरीन बेगम ने कहा ठीक है मैं सोचता हूँ। शान के कहने पर तारन 2 टिकट उसके सामने लहराए। सोचने का टाइम गुजर चुका। मैंने मरी की टिकट्स करवा लिए हैं, कल रात ही निकलना है बस आप लोग। तारन ने उसको मजबूर करते हुए कहा। शान हैरान परेशान था तो रबाब की आंखें चमक उठी। रात ही शान गार्डन में टहल रहा था जब रबाब उसको कॉफ़ी देने आया। उसको देखकर ही वहीं रुक गई। शान वाइट टी शर्ट और पजामे में मलबूस अपनी सोचों में गुम टहल रहा था। बहुत हैंडसम है ये तो, या फिर मुझे लग रहा है। रबाब ने उसको देखते हुए सोचा। शाह ने किसी की नज़रें खुद पर महसूस की तो रबाब की तरफ देखा जो जल्दी से दरवाजे के पीछे छुप गई। पर शाह ने उसको देख लिया था। शान नफ़ी में सर हिलाता फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। और रबाब ने अपने सर पर हाथ पागल हो सुना। वाइट से पागलों की तरफ मत देखो प्रिंस को। अगले दिन शाम में रबाब ताहिर और रबाब को कोई गोटी मर रही थी आयशा की गोटी से। तो रबाब झूठ बोलने लगे। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि उसकी आखिरी गोटी मरे जो 5 दफ़ा मर चुकी थी। ताहिरा बाजी देखी उसको मुँह पर झूठ बोल रही है। मेरी 4 आए हैं, उसको अपनी गोटी उठानी पड़ेगी। आयशा भी गुस्से से बोली। रबाब इसकी 4 ही आए थे। ताहिरा के कहने पर रबाब नफ़े में सर लगे अपनी गोटी पकड़कर बैठ गए। नहीं मैंने नहीं देखे ना। शान जब आया रबाब इस तरह लूडो खेलते हुए देखा तो उसको गुस्सा आ गया। उसको जाने में बस 2 घंटे बाकी। उस तरह बड़े वैसे लूडो पैकिंग की है तुमने जो जहाँ लूडो खेल रही हो? शान उसके सर पर खड़ा होकर जिंदगी से पैकिंग? मैं तो भूल ही गई, बस आखिरी गोटी है, पास करके आती हूँ। रबाब के लापरवाही से कहने पर शान उसको बाजू से पकड़ होकर उठाया। उठो और जल्दी से जाकर पैकिंग करो। रबाब अगर गई तो मैं जीत गई। आयशा खुश होती हुई बोले। ऐसे कैसे जीत गई? रबाब ने सारा लूडो उल्टा कर दिया। आयशा का मुंह खुला। रबाब, शान को घूरा। जाती हूँ ना, गुस्सा ना करें। रबाब शान का गाल थपथपाते हुए वहाँ से निकल गई। शान उसकी हरकत पर गुस्सा जब्त किए एक ठंडी आह भरकर रह गया। दोनों के मरी के लिए निकल आए थे। रबाब बहुत ज़्यादा खुश थी। हर नज़ारा देखकर शान से कुछ ना कुछ कहती रहती। थोड़ी देर होटल में रुकने के बाद वह दोनों घूमने फिरने निकले थे। रबाब बर्फ़ में खड़ी बर्फ़ से खेल रही थी और वहीं शान एक पत्थर पर बैठा हुआ अपने हाथ रगड़ रहा था। उसको सर्दी लग रही थी। रबाब ने उसको यूँ बैठे देखा। यहाँ आकर भी खड़ूस ही रहेंगे ये तो। रबाब ने उसको देख बड़बड़ाया और बर्फ़ का गोला बनाकर उसकी तरफ उछाला। शान यकदम उठ बैठा और उससे भरी नज़र उस पर डाली। शान ने भी गोला बनाकर उसको दे मारा। फिर रबाब ने ये सिलसिला चलता रहा। दोनों थक होटल की तरफ जा रहे थे। आसमान ने काली चादर लिपट ली थी। वो होटल पर रिसेप्शन पर खड़ा कीज ले रहा था। उसको एक लड़की नजर आई। ब्राउन घुटनों तक आता कोट, उस पर जीन्स, ब्राउन बाल खुले हुए चापियाँ घुमाते अपनी धुन में चल रही थी। अनुज से शान ने उसको मुखातिब किया। वो लड़की मुड़ी और शान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैली। वो अब शान की तरफ मुड़ने लगी। रबाब खड़ी हुई ये सब देख रही थी। शान को गुस्से से घूरने लगी। उसने उसको पहली बार मुस्कुराते हुए देखा था, वो भी किसी और लड़की के साथ। तुम यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। शान रोशनी ने उससे हाथ मिलाकर कहा।
بس ہنی مون پر آیا ہوں یہاں۔ شان نے مسکراتا او ہو مسٹر شان کو آخر کوئی پسند آ ہی گیا، ویری نائس، ویسے کون ہے وہ؟ انوشا ایکسائٹڈ ہو کر پوچھنے لگی۔ یہ ہے رباب، میری وائف۔ رباب سے ملو، یہ میری یونیورسٹی کی فرینڈ ہے انوشا۔ انوشا نے مسکرا کر رباب کی طرف ہاتھ بڑھایا جس کو رباب نے زبردستی مسکراتے ہوئے تھاما۔ ہاتھ ملانے کے بعد پھر سے شان سے باتیں کرنے لگی۔ دونوں کو اس طرح مسکراتا ہوا دیکھ کر رباب کا خون کھولنے لگا۔ اس کو گھوتی لو بھی شان سنو وائٹ کی لائف میں ایک اور ویلن نے انٹری مار دی، اس کو ڈائن نے بھی بھیجا پرنس کو قابو کرنے کے لیے۔ رباب نے اپنی کہانی میں ویلن کو ایڈ کرنا نہ بھولی۔ انوشا اور شان ایک ساتھ باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے اور رباب ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ لگتا ہے کافی اچھے دوستی ہے آپ کی اس سے۔ رباب کمرے میں آتے شروع ہو گئی۔ ہاں کافی دنوں بعد ملے ہیں ہم، یونیورسٹی میں میری دوست رہ چکی۔ شان مسکراتا ہوا بولا۔ مجھ سے تو مسکراتے ہوئے بات نہیں کی آپ نے کبھی، اس سے تو ہنس کے باتیں کر رہے تھے۔ رباب کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی جہاں سے مسکراہٹ غائب نہیں ہو رہی تھی۔ شان نے ایک چڑ کھاتی نظر اس پر ڈالی۔ فضول کی سوچتی رہنا تم۔ اب چہرے پر سختی آ چکی تھی، وہ یہ کہہ کر واش روم چلا گیا۔ مسکراہٹ غائب رباب نے اس کا اسمارٹ فون دیکھا، اس کو اٹھائے، اس کو ان لاک کیا۔ شکر ہے پاس ورڈ نہیں لگایا ہوا اس پر۔ وہ رباب سے بولی گیم کھیلنا شروع ہو گیا۔ اکثر امید کا موبائل لے کر اس میں بھی گیم کھیلا کرتی تھی۔ وہ مصروف تھی گیم کھیلنے میں۔ جب شان بالوں میں ٹاول چلاتا ہوا اندر داخل، اس کے ہاتھوں میں اپنا موبائل دیکھ کر شان کا تو مانو بی پی ہائی ہو گیا۔ اس نے چل کر رباب کے ہاتھوں سے اپنا فون جھپٹا۔ رباب اپنی چھوٹی آنکھیں پھاڑے چہرے اوپر کی اسی کو دیکھنے لگی۔ اب یہی کرنا باقی رہ گیا تھا کہ تم میرا فون چیک کرو۔ شان تقریباً چلایا، پر میں تو چپ رہو، ایک لفظ اور مت بولنا۔ تم سے نرمی سے پیش آتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس حد تک پہنچ جاؤ۔ شان اس کی بات کاٹ کر بولا اب تم میری جاسوسی کرنا شروع کرو گی؟ شان اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا ہوا بولا۔ رباب نے نفی میں سر ہلایا اور جیسے شان نے اپنی نظریں موبائل کی طرف کی تو اس کو گیم چلتی ہوئی نظر آئی۔ شان کو اپنی بیوقوفی پر ندامت ہوئی۔ سوری، وہ سوری کہہ کے نکل دیا۔ سوری کہنے سے کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں نہیں صحیح سے، بس اندر تو غصہ کرنا شروع اور آخر میں سوری ہوں۔ اور سوری ایکسیپٹ ہونے کا ویٹ بھی نہیں کیا۔ خڑوس رباب روتی شکل بنائے بڑبڑائی۔ وہ کسی شاپنگ مال میں آئے تھے اور ان کے ساتھ انوشا بھی آئی ہوئی تھی۔ دو لڑکیوں کے ساتھ ہنی مون چل رہا ہے ان کا، تو رباب جھرکی کے پاس کھڑی ہوئی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ انوشا الگ الگ ڈریس اپنے اوپر رکھتی شان سے مشورہ مانگی جا رہی تھی۔ رباب بھی ان کی طرف بڑھی اور ایک ڈریس اٹھا کر شان کو دکھایا۔ یہ کیسا لگ رہا ہے مجھ پر؟ رباب نے مسکراتے ہوئے شان سے پوچھا۔ اتنا اچھا نہیں، شان کے کہنے پر رباب نے منہ بناتے ڈریس کو ادھر ہی رکھ دیا۔ اب رباب کے انوشا نے ایک ڈریس اس کو دکھائی۔ شان یہ دیکھو، چوائس کافی اچھی ہے تمہاری۔ شان امپریس ہوا۔ رباب نے انوشا کے ہاتھ میں پکڑی اس پینٹ شرٹ کو دیکھ کر خود بھی وہی خرید لائی اپنے لیے۔ اف اللہ کتنے تنگ کپڑے ہیں یہ۔ رباب گھر آئی تو پینٹ شرٹ پہنے کھڑی تھی اور خود کو آئینے میں دیکھتی ہوئی بولی شرٹ تو بچوں کے سائز والی لائی ہوں میں شاید۔ رباب اپنی شرٹ کو نیچے کھینچتی ہوئی بولی۔ اس نے اپنے کالے گھنے بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا، اس میں کچھ رٹیں چہرے پر جھول رہی تھی۔ شان کمرے میں داخل ہوا۔ رباب کو اس طرح کے ڈریس میں دیکھ کر اس کی سیٹی بیٹی اڑ گئی۔ رباب نے اس کو دیکھا تو مسکرا کر اپنا بازو چھپانے کی کوشش کی جو کہ ہاف سلیوز تھے۔ رباب کو ایسے کپڑوں کی عادت نہیں تھی۔ اچھی لگ رہی ہوں۔ رباب نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا عجیب سی بنی ہوئی ہو؟ شان کے چہرے کے عجیب زاویے بنا کر کہا عجیب؟ اچھا میں کروں تو عجیب، اور جب جادوگرنی انوشا کرے تو امپریس ہوتے ہیں آپ اس سے؟ رباب آنکھیں کوڑتے ہوئے بولے تم واقعی دماغ سے فارغ ہو، دماغ تھوڑا یوز بھی کر لیا کرو۔ کہاں لے جاؤ گی یہ نیا دماغ؟ ایک کام کرو بیچ دو اس کو، بالکل یوز نہیں کیا گیا، مارکیٹ میں ابھی پیسے مل جائیں گے۔ شان اکتا کر بولا اچھا ہنسنا تھا؟ رباب پھر چڑ گئی۔ اب کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ شان بیٹھتا ہوا اپنا موبائل چلاتا بولا مجھے آپ کو اچھا لگے گا، مجھے لگا آپ کو اچھا لگے گا، جیسے اس انوشا کی ڈریسنگ اچھی لگتی ہے آپ کو، بس اسے بات بھی مسکرا کر کرتے ہو، شاید اسی طرح آپ مجھ سے بھی مسکرا کر بات کرو۔ رباب نے اس کو اصل وجہ بتائی۔ شان پر اس بات کو سن کر اس کو حیرانگی سے دیکھنا پھر ایک جاندار کہکا مارا۔ رباب نے اس کو پہلی دفعہ اس طرح ہنستے دیکھا اور حیران ہوئی کہ اتنی سیریس ماحول میں اس کا ایسا کیا ہو گیا کہ اس کو ہنسی آ رہی ہے۔ دیکھو رباب، شان نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا تم جیسی ہو ویسی رہا کرو، ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، کسی اور کی نقل کرنے کی کوشش کرو گی تو اس کی پرسنالٹی حاصل کرنے سے تو رہ ہی جاؤ گی، پہلے اپنی پرسنالٹی بھی کھو دو گی۔ شان نے اس کو تامل سے سمجھایا مطلب میں جیسی ہوں ویسے ہی آپ کو پسند ہوں۔ رباب کے سوال پر شان مسکرایا۔ کپڑے چینج کر لو، میں آتا ہوں ایک ضروری کال کر کے۔ شان نے مسکراتے ہوئے ایک اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ سنو وائٹ نے ایک اور سبق سیکھا کہ جیسی ہو ویسی رہو۔ جادوگرنی اور ڈائن کے جادو کا اثر ختم ہوتا محسوس ہو رہا ہے، خڑوس نرم پڑنے لگا ہے۔ رباب سوچتی ہوئی ڈریس چینج کرنے چلی گئی۔ شان کمرے میں آیا تو اس کو رباب کہیں نہیں دکھی۔ وہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا اور اپنے آفس کا کام کرنے لگا۔
اس کے خیال سے کہ رباب واش روم ہوگی ڈریس چینج کرنے تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو وہ کام کرتے کرتے شان کو اچانک رباب کا خیال آیا جو ابھی تک کہیں ظاہر نہیں تھی ہوٹل کے کمرے سے، تو وہ باہر نکلتی نہیں تھی۔ شان پریشان سا ہو گیا، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ واش روم کا دروازہ کھولا تو لاک نہیں تھا اور واش روم خالی تھا۔ شان کو اب عجیب سی پریشانی نے آن گرفت، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہوگی، کہیں ناراض ہی تو نہیں ہو گئی میری باتوں سے۔ شان نے خود سے اندازہ لگایا، کمرے سے باہر نکلا، پورے ہوٹل میں اسی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جہاں پریشانی تھی وہیں پہ اس کو غصہ بھی آنے لگا کہ وہ اسے ایسے کیسے بنا بتائے کہاں چلی گئی۔ شان کیا ہوا، ایسے پریشان کیوں ہو؟ نوشا باہر آئی، اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا، رباب پتہ نہیں کہاں چلی گئی، یہ کہیں مل ہی نہیں رہی۔ شان نے پریشانی سے تو نظریں گھماتے کہا، کہیں گھومنے گئی ہوگی، شاپنگ وغیرہ پہ۔ نہیں، وہ اکیلی باہر نہیں جاتی یار، شان نے بتا چکا تھا۔ اچھا تم ٹینشن نہ لو، اس کی کوئی پک ہے تمہارے پاس؟ نوشی نے اسے پوچھا۔ پکچر ہاں ہے، پک رکو۔ شان نے سوچا موبائل میں ایک پکچر تلاش کرنے لگا جو ایک سیکرٹ فولڈر میں رکھی ہوئی تھی۔ شان نے اس کو پکچر دکھائی اور رباب کالج یونیفارم میں تھے۔ پھر نوشی اور شان ایک ایک کو پکچر دکھا کر اسے پوچھنے لگے، ادھر ایک ڈیڑھ عمر کے پاس گئے، وہ آپ نے ان کو کہیں دیکھا ہے؟ شان نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں، اس عورت کے ہاں سنتے دونوں نوشی اور شان نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ آؤ تم۔ اس عورت نے ان کو اپنے پیچھے چلنے کو کہا اور ایک کمرے میں لے گئی۔ ایک کمرہ کھلتا ہی جو منظر شان نے دیکھا، اس کا غصہ 7ویں سماں پہنچ گیا اور نوشی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ لو، مل گئی تمہاری رباب۔ ویسے شان، میں نے پہلی بار اس طرح تمہیں کسی کے لیے اتنا پریشان دیکھا ہے۔ نوشی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شان سے بات سن کر پہلے اس کو دیکھا، پھر رباب کو۔ رباب 3 بچوں کے ساتھ بڑے مزے سے بیٹھی ہوئی لوڈو کھیل رہی تھی۔ شان کا دل چاہا ایک تھوڑا اٹھا کر پہلے اپنے سر اور پھر صرف فری کے سر پر دے مارے۔ اے چپ کر، بجا دوں گی کان کے نیچے۔ ایک آ گیا میرا، میں جیت گئی۔ رباب نے پھر سے اپنا گھنڈوں والا سٹائل اپنایا۔ بچوں پر روز جھاڑنا کب بند کرو گی تم؟ وہ چلو یہاں سے۔ شان یکدم سے آیا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ رباب اٹھ بیٹھی۔ شان، نہیں، میں جیتنے والی ہوں، رباب نے ضد کرنا چاہی۔ چلو گیم تو میں تمہیں کھلاتا ہوں، شان نے اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ رباب چپ کر کے اس کے ساتھ چلی آئی۔ اسے بنا بتائے کہاں چلے گی تم؟ کتنا پریشان تمہیں اندازہ بھی ہے؟ شان کمرے میں آتے ہی اس پر برس پڑا۔ آپ ہی تو چلے گئے تھے اس جادوگرنی کے پاس، میں بور ہو رہی تھی تو چلی گئی۔ رباب نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا، جادوگرنی ضروری ہے، سب کے عجیب سے نام رکھا کرو تم۔ ہاں، دوسرے تیسرے کا ایک عجیب سا نام رکھ لیتی ہو۔ شان اس کے ساتھ سے تنگ ہو کر بولا۔ سوری نا، رباب نے حیرت سے دھیرے سے کہا۔ آئندہ سے اب تم بنا مجھ سے پوچھے کہیں بھی گئی نا تو دیکھنا۔ ہو کتنی اور شرارتیں دیکھو اپنی، چوزی۔ شان بھی بس اس پر ایک نام رکھتا ہوا اپنا لیپ ٹاپ کھولے کام کرنے لگا۔ تو سنو وائٹ کا اب چوزی بولا جا رہا ہے، وہ بھی اس کا پرنس بول رہا ہے جادوگرنی کے جادو میں آ کر۔ اور سنو وائٹ تو آج جیتی ہوئی گیم بھی ہار گئی، اور میرا پرنس ہنی مون پر آ کر بھی اپنی گرل فرینڈ یعنی لیپ ٹاپ کے ساتھ بزی ہے۔ سنو وائٹ اداس ہے۔ رباب بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی اور اپنی کہانی میں کھو گئی۔ شان نے ایک نظر اس کو دیکھا، مسکراتا ہوا سر جھٹک کر اپنا کام کرنے لگا۔ رات میں شان اور رباب ڈنر کے لیے آئے ہوئے تھے اور آپ ڈنر کرنے کے بعد لان میں بیٹھے تھے۔ ہوا سے رباب کے کھلے ہوئے بال اڑ رہے تھے جو کہ سامنے بیٹھے شان کا چہرہ چھو رہے تھے۔ اپنے بال ایک جگہ سمیٹ نہیں سکتی تم؟ شان اس کے بالوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ رباب نے مسکراتے ہوئے اپنے سارے بال دائیں طرف کندھے پر کر لیے۔ وہ دونوں ہی آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ماحول کو کافی پرسکون تھا، بس خاموشی کا ہی راج تھا۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کو کبھی کسی سے پیار ہوا ہے؟ رباب نے خاموشی توڑی۔ مجھ سے کہہ رہی ہو؟ شان نے اس کے سوال پر حیران ہوا۔ نہیں، جان جو اوپر میرے سر پر مچھر گھوم رہے ہیں نا، ان سے۔ ظاہر ہے آپ سے پوچھ رہی ہوں، رباب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، کبھی نہیں ہوئی محبت مجھے، کہیں ایسی کوئی ملی ہی نہیں۔ شان نے بات پوری کی کہ رباب کی طرف دیکھا جو کہ مسکرا کر اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ہائے، اتنے شریف لگتے تو نہیں آپ ویسے۔ جس کو محبت نہ ہوئی، ضروری نہیں کہ وہ شریف ہی ہو۔ خیر تم بتاؤ، تمہیں کبھی محبت ہوئی؟ شان نے کالے آسمان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے محبت؟ سارا اسکول کالج تو میں نے لڑکیوں کے ساتھ گزارا ہے، ان سے ہوتی محبت، یا پھر میرے کوجے نکھٹو شوخے کزن کے ساتھ؟ رباب نے بات کو مزاح کا رنگ دیا۔ اور مجھ سے؟ شان نے سنجیدگی سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ سے؟ آپ تو میرے شوہر ہیں، اب تو محبت سے بات آگے بڑھ چکی ہے۔ رباب نے بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ سر اس بات میں ہلائے مسکرا دیا۔ چلو اب چلتے ہیں، رات بہت ہو گئی ہے، شان اٹھتے ہوئے بولا۔ رباب بھی اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ رباب صبح اٹھی تو بیڈ پر شان کو نہ پا کے تو دیکھنے لگے، خیال کرتے ہوئے نوشا کمرے کی طرف بڑھی۔ شان اور نوشا دونوں کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ شان کی پشت رباب کی طرف تھی اور نوشا کا چہرہ اس کو صاف دکھ رہا تھا۔ نوشا شان کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ رباب کا یہ منظر دیکھتے سر گھوم گیا اور تیز قدموں سے بڑھتی ہوئی دونوں کے پاس گئی۔ نوشا کا ہاتھ کھینچ کر شان کے ہاتھوں سے دور ہٹایا اور شان اس کو حیرت سے دیکھ رہا تھا اور نوشا بھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی کسی کا شوہر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے؟ بے شرم کہیں کی، شرم آنی چاہیے تمہیں تو۔
تم جیسی لڑکیوں پر لعنت ہے۔ رباب نوشے پر برس پڑی۔ رباب تم غلط، آپ تو بس ہی کریں۔ رباب نے شان کی بات کاٹی۔ ہاؤ اسٹوپڈ شی از، شان تمہیں بھی یہی ملی تھی؟ نوشے تعجب کھاتے نظر اس کو دیکھ کر کہا کیا بکواس کی ہے تم نے؟ ابھی اسٹوپڈ ہوں میں؟ رک ابھی بتاتی ہوں کتنی اسٹوپڈ ہوں میں۔ رباب یہ کہتے اس کی طرف بڑی، اس کے بال نوچ ڈالے۔ نوشے اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ شان بھی رباب کو دور ہٹانے لگا، پر اس پر تو جیسے بھوت سوار ہو گیا۔ جانتی ہو رباب کو تم ایسا سبق سکھاؤں گی نا کہ شان کے پاس آنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچو گی۔ رباب نے اس کو دیوار سے لگا لیا، اس کی گردن پر اپنا بازو رکھ لیا۔ ہوٹل کے کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ شان نے شرمندگی سے اپنا چہرہ پر ہاتھ پھیرا، ان دونوں کو دیکھا جو جنگلی بلیوں کی طرح لڑ رہی تھی۔ تم جیسی جاہل عورت ہو کر بھی کیا سکتی ہے، چھوٹے شہر کی بددماغ لڑکی۔ نوشے کی بات سنتے ہی رباب نے اس پر ہاتھ اٹھانا چاہا۔ شان نے اس کا ہاتھ روکا اور بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے جانے لگا۔ چھوڑو کہ نہیں میں تمہیں جادوگرنی کہیں کی۔ رباب پیچھے منہ کر کر ابھی بھی اس کو سنائی جا رہی تھی، اسٹوپڈ گرل، جاہل۔ نوشے لوگوں کی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ شان نے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کر دیا۔ شان غصے سے لال پڑ رہا تھا کیونکہ آج جو رباب نے کیا تھا وہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک، اتنا تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی وہاں؟ ایک بار میری بات تو سن لیتی۔ شان نے اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑ کر غصے میں کہا کیوں نہ کرتے تماشا، آپ کو بھی شرم آنی چاہیے۔ بیوی ہوتے ہوئے بھی آپ اس کا ہاتھ پکڑے اور میں سے لڑا رہے تھے۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا آپ دونوں پر، آپ یقین ہو گیا۔ چٹاخ رباب روانگی سے بول رہے تھے تبھی شان کی برداشت کی حد ہو چکی تھی۔ اس نے رباب کے گال پر ایک زوردار تھپڑ لگایا۔ رباب بیڈ پر جا گری اور بے یقینی سے شان کو دیکھے جا رہے تھے۔ جب پوری بات نہ پتہ ہو تو تمہیں اس کے بارے میں اپنی رائے دینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ شان یہ کہتا وہاں سے چلا گیا اور رباب وہیں روتی رہی۔ دونوں اب گھر کے لیے نکل رہے تھے اور دونوں ہی پلین میں اجنبیوں کی طرح بیٹھے تھے۔ آپ کا فون مل سکتا ہے، مجھے کال کرنی ہے۔ شان نے رباب کی بات سن کر اس کا فون تھما دیا۔ رباب نے حمید کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم ماموں، کیسے ہیں آپ؟ جی امو، بس آپ کی یاد آ رہی تھی، ہم بس ابھی واپس آ رہے ہیں، میں کچھ دن آپ کے گھر رکوں گی، آپ اسٹیشن سے لینے آ جائیں مجھے۔ رباب کی بات سن کر شان نے اس کو نہ سمجھنے والی نظروں سے دیکھا۔ رباب نے اللہ حافظ کہہ کر فون کاٹ دیا اور شان کو دیا۔ یہ کیا کہا ابھی تم نے انکل سے؟ تم گھر جاؤ گے اپنے؟ ہاں میں کچھ دن وہیں رکوں گی، رباب نے بے نیازی سے کہا۔ دیکھو رباب، ابھی گھر چلو، پھر میں تمہیں خود چھوڑ دوں گا تمہارے گھر۔ اور سوری جو ہوا غصے کی کیفیت میں ہوا۔ شان اپنی غلطی پر شرمندہ ہوا۔ میں نے ماموں کو کہہ دیا ہے، میں منع نہیں کروں گی اب، رباب نے لاپرواہی سے کہا۔ شان خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ رباب حمید کے گھر پر تھی اور اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی شان کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ شاید مجھے ان کی بات سن لینی چاہیے تھی، پر کیا سنتی، وہ جھوٹ بھی تو بول سکتے ہیں، ان دونوں کو چکر تو تھا ہی، اور شان نے حد ہی کر دی۔ اب اس جادوگرنی کی وجہ سے مجھے تھپڑ مار دی، اس انوائٹنگ شخص کے پاس نہیں رہ گیا، بس بہت برداشت کر لیا، نہیں ہوتا مجھ سے اور۔ رباب سوچتی ہوئی حمید کے کمرے میں گئی۔ ماموں جان میں آ جاؤں؟ رباب نے دروازہ نوک کر کے پوچھا۔ ہاں بیٹا آ جاؤ، پوچھ کیوں رہی ہو؟ حمید نے مسکرا کر کہا اور اپنی حساب کتاب والی ڈائری ٹیبل پر رکھ دی۔ آپ سوئی نہیں ابھی تک ماموں جان؟ رباب نے ان کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بس کچھ کام تھا اس لیے مصروف تھا، تم بتاؤ یہاں کیسے ہے، کچھ چاہیے تھا بیٹا؟ حمید نے مسکراتے ہوئے کہا ماموں مجھے آپ سے ایک بات کہوں، کیا آپ مانو گے؟ جی کہو نا بیٹا۔ ماموں مجھے شان سے طلاق چاہیے۔ رباب کی بات سنتے ہی حمید حیران ہو گئے۔ بیٹا آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، کوئی جھگڑا ہوا ہے آپ دونوں میں؟ دیکھو اگر ایسا ہے، رباب تو اتنی چھوٹی باتوں پر اتنے بڑے فیصلے نہیں کرتے، تحمل سے ابھی مسئلہ حل ہوتا ہے، حمید نے اس کو سمجھانا چاہا۔ ماموں نہیں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بات کافی زیادہ بڑی ہے، چھوٹی بات ہے تو میں برداشت کر لیتی ہوں، بڑی بات ہے تبھی فیصلہ کیا۔ رباب زمین پر نظریں ٹکاتی ہوئی بولی۔ ایسی کیا بات ہے آخر؟ ماموں میں اس بات کا ذکر نہیں کرنا چاہتی، بس آپ اتنا جان لیں کہ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ رباب کی بات سن کر حمید پریشان ہو گئے۔ رباب ان کے سینے سے لگے رونے لگی۔ ماموں آپ نے ہمیشہ کہا ہے آپ میرے والد کی ابو کی جگہ ہیں، کہ آج کیا میرے ابو ہوتے تو وہ سب چپ چاپ بیٹھے دیکھ رہے ہوتے سب۔ رباب روتے ہوئے بولی بیٹا تم جو چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ حمید کو سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ شان کو آج رات نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ کوئی آج ٹی وی چلا کر رات کے 2 بجے مارننگ شو دیکھنے والے موجود نہیں تھی۔ شان کو اس کی کمی کا احساس ہوا تو اس نے خود ہی ٹی وی چلا دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنی دیر میں اس کا موبائل بجا۔ حمید انکل اس وقت کیوں کال کر رہے ہیں؟ شان نے موبائل اسکرین میں دیکھتے ہوئے سوچا کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام شان، تم سے ضروری بات کرنی تھی، اس وقت سب خیریت ہے نا انکل؟ شان نے اپنے واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا جہاں 3 بج رہے تھے، میں کل کراچی آ رہا ہوں، پھر صبح ہی بات ہوگی تم سے، اللہ حافظ۔ حمید نے کال کاٹی۔ آپ تو کوئی تماشا نہیں کر دیا اس چوزی نے، شان نے اتار سوچا پھر سونے لگا۔ السلام علیکم حمید انکل، کیسے ہیں آپ؟ شان آ کر حمید سے بولا، وہ کب سے اس کا ویٹ کر رہے تھے، پریشان آفس تھا تو اس وجہ سے اس کو تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔
वालेकुम सलाम। हमीद साहब के चेहरे पर सख्ती साफ दिखी शान को। आप बैठे ना अंकल, माफ़ी चाहता हूँ आपको इंतज़ार करना पड़ा। शान को बैठने को और उनके बैठने के बाद खुद भी बैठ गया। कोई बात नहीं। ये क्या अपने आपने बस चाय ली और कुछ और भी लें? शान ने बाकी लवाजमात की तरफ इशारा करते हुए कहा। शान में यहाँ तुमसे अपनी खातिरदारी करने नहीं आया, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है मुझे। हमीद साहब डायरेक्ट मुद्दे पर आए। जी कहीं मैं सुन रहा हूँ। शान अब पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। देखो शान, मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। गलती किसकी है, पर गलती तुम्हारी हो या रुबाब की, तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हमीद साहब ने शान के चेहरे को देखते हुए कहा, जो कि अब गुस्से से लाल पीला हो रहा था। अंकल, आपको रुबाब ने पता नहीं क्या बताया, पर आप भी उसको जानते ही होंगे। वो भी इतनी समझदार नहीं है कि इस बात को संजीदगी से समझ सके। जो मैंने किया वो मैंने गलत किया मानता हूँ, लेकिन बाप को भी तहम्मुल से काम लेना चाहिए था। और अब अगर बाप चाहती है कि मैं उसे माफ़ी मांगूँ, ठीक है, माफ़ी मांग लूँगा उससे माफ़ी। शाह ने बिना बहस किए मसले का हल निकाल दिया। उसको ये लगा था कि बाप अब माफ़ी की डिमांड कर रही होगी। बात अब माफ़ी से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी। शान, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी मेरी बेटी पर हाथ उठाए, ना ही मुझे तुम जैसे समझदार शख्स से ऐसी उम्मीद थी। अब बाप तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और तुमसे तलाक लेना चाहती है। हमीद साहब ने पूरी बात उसके सामने रखी। शान को और बाप से इस कदर बेवकूफ़ी की उम्मीद हरगिज़ ना थी। और मुठियाँ भींचे गुस्सा ज़ब्त करता अंकल, बाप इतनी भी समझदार नहीं है कि इतना बड़ा फैसला ले सके। आप भी जानते हैं बात तहम्मुल से अभी हल की जा सकती। शान ने गुस्सा ज़ब्त करते हुए तहम्मुल से काम लिया। रुबाब का है ये आखिरी फैसला और मैं अब उसको मना नहीं कर सकता। पेपर्स हैं, इन पे साइन करके भेज देना था। हमीद टेबल पर तलाक के पेपर रखते हुए उठ खड़े हुए। ठीक है, फिर पर मेरी एक शर्त है। शान के कहते ही हमीद साहब आगे बढ़ते हुए कदम रुक गए। कैसी शर्त? उन्होंने पीछे मुड़कर शान से पूछा। शान अपनी जगह उठकर खड़ा हुआ। मैं आखिरी बार बाप से मिलना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ, फिर जो उसका फैसला होगा मैं इसको खामोशी से मान लूँगा। आज मामू जान प्रिंस से बात करने गए हैं। स्नो वाइट प्रिंस के साथ नहीं रहना चाहती और काफ़ी ज़्यादा खड़ूस हैं। और स्नो वाइट को थप्पड़ भी मारा। स्नो वाइट ये सब नहीं चाहती थी, तो अब क्या स्नो वाइट प्रिंस से अलग हो जाएगी? क्या यही अख्ताम होगा स्नो वाइट की कहानी का? रवा सोफे पर बैठी अपनी सोचों में गुम थी। टीवी पर कोई कार्टून चल रहे थे जो कि नादर देख रहा था। बस अब यही कमी रह गई थी, ससुराल से आकर नाराज होकर बैठ गई हो यहाँ। ऐसी भी क्या आफत आ गई थी? ज़रूर तो गलती तुम्हारी होगी इसमें भी, क्योंकि कोई अजीब हरकत। रुखसार बेगम नादर के लिए नूडल्स ले आई, उसको भी मुफ्त में सुना डाला। नूडल्स रबाब की बजाय खुद जो बनानी पड़ी। उसको अमीर ने साफ मना किया था कि रबाब कोई काम नहीं करेगी। रबाब ने एक नज़र रुखसार बेगम पर डाली तो डायन अभी भी खुश नहीं है। इसका जादू जो चल गया। ये अल्लाह की कहानी जिसमें स्नो वाइट की नहीं बल्कि डायन की जीत होने जा रही। रबाब उसको देखते हुए सोचा, पर उसको जवाब नहीं दिया। आज वो मूड में नहीं थी। नादिर के दिमाग में शैतानी आई। उसने दो नूडल्स चालाकी से उसके बालों में डाल दिए और बाप अपनी सोचों में कितना मगन है उसको मालूम ना हो सका। आज शिपली चुप क्यों है? फारिया बाजी रोग लगा है इसको। नादिर को उसकी खामोशी चुप भी शायद। हाँ भाई, लग रहा है किसी गहरे सदमे में है। नफारिया भी उसको बोलने को मिस कर रही थी। रबाब ने बस एक नज़र दोनों को देखा, फिर से खामोश बैठ गई। इतने हमीद आया। रबाब उनको देखकर उनकी तरफ दौड़ी। मामू जान क्या हुआ? क्या वो तलाक देंगे? रबाब ने हमीद के पास आकर कहा। वो तुमसे मिलने आया है, एक बार बात कर लो उससे। अमित के कहने पर बाप ने दरवाजे पर खड़े चांद को देखा, जब बाप को देख रहा था। मामू जान मुझे इनसे नहीं मिलना। रबाब ने मुंह बनाया। बेटा एक बार बात कर लो, मेरा कहना ही मान लो। रबाब तो हमीद को मना ना कर सके। शान के पीछे लॉन में चली आई। दोनों साथ साथ चल रहे थे, पर दोनों की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। रबाब तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। तलाक लेने का क्यों सोचा? इतनी सी बात पर रबाब शान ने खामोशी तोड़ी। इतनी सी बात नहीं थी। अब किसी और के साथ चक्कर और उसकी वजह से मुझ पर हाथ भी उठाया, ये कोई छोटी बात नहीं है। रबाब शाह ने उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखा। रबाब ने उसको देखा जो हर बार की तरह आज भी संजीदा चेहरा लिए खड़ा था। तुम गलत समझ रही हो, मेरी एक बात सुन लेनी चाहिए थी तुम्हें। आप कोई बहाना बना देते। जाहिर है रबाब रूठेपन से बोले, मुझे ज़रूरत नहीं बहाने बनाने की। और खामोशी से चल रही हो तुम घर मेरे साथ। अपना ड्रामा भी बंद करो अब। शान की इस तरह बात करने पर बाप ने उसको गरम बनाने की बजाय वो और रोब झाड़ रहा था। और मैं ड्रामा बंद ना करूं तो वो जो जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। शान के कहने पर बाप की छोटी से आंगन नाक गुस्से से लाल हो गई। वो बेइज्जती पक्की थी। वो जाने लगी तो शान ने उसको बाजू पकड़कर रोका। हर वक्त उल्टी सीधी हरकतें क्यों करती रहती हो? इंसानों की तरह नहीं रहना नहीं आता तुम्हें। शान उसके बालों में देखता हुआ बोला, क्या मतलब? आप क्या क्या? मैंने बाप उसके खूबी भरे चेहरे को देखते हुए बोली, ये क्या? बालों से दो लंबे नूडल्स निकाल कर उसके सामने लाया। बाप ने मानी नादिर को कोसा। ये नादिर का बच्चा, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। नवाब शर्मिंदा होती गुस्से से गई, वहाँ से चली गई। इसका कुछ करना होगा। शान उसको जाता हुआ देखकर सोचा। फारिया की मोबाइल में शान की कॉल आई और अटेंड करने बाहर चली गई। खोटे सिक्के, तुम्हें शर्म नहीं आती? बालों में नूडल्स
क्यों रखे। रबाब नादिर के पास खड़े होकर चलाई, शुक्र है तुम अपने असल रूप में तो आई। नादिर के बोलने पर रबाब पैर फटकते हुए वहाँ से चली गई। वो आज फारी और नादिर के सराहना चाहते हुए भी उनके साथ शॉपिंग पर आई थी। नादिर और फारी उसको ये कहकर बाहर भेज दिया कि वो गाड़ी का इंतजार करे, वो लोग पे करके आते हैं। वो खड़ी होकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। इतनी देर में एक काली गाड़ी के सामने रुकी, उसमें से एक आदमी निकला, रबाब की तरफ बढ़ा, उसके मुंह पर हाथ रखे उसको गाड़ी में बैठाने लगा। रबाब ने काफ़ी मजामत की लेकिन खुद को उस हट्टे कट्टे से छुड़ा ना सकी। कौन हो तुम लोग, छोड़ो मुझे, मैं पुलिस को बता दूंगी। तुम लोग जानते नहीं हो मेरे मामू को, सुन नहीं रहे क्या? क्या तुम लोग, छोड़ो मुझे, मुझे क्यों अगवा किया? रबाब चलाई, पर इन चारों लोगों ने उसकी सुनी अनसुनी कर दी और एक आदमी उसके मुंह पर पट्टी बांध दी ताकि उसका मुंह बंद रह सके। तुम किडनैप हो चुकी है, कहा आदमी से बोल रहा। वो एक अंधेरी गुप्त जगह पर थे। किडनैप? क्या? पर क्यों? मैंने इसके क्या बिगाड़ा है? बाब रोती हुई बोली। उस आदमी ने अपने चेहरे पर माँ को उतारा। और ये क्या? राव जो चेहरा देख रही थी वो अपना वर्ड भूल गई। वो शांत था। शान आप फरहान हुई? हाँ, तो अपने शोहर के हाथों ही किडनैप चुकी हो, तलाक लेने की सजा में। शान ने मुस्कुराते हुए एकदम लाइट्स जगमगा गई। वो अपने शान के कमरे में थी और फारिया, नादिर और आयशा ने भी अपने चेहरों पर से मास्क उतारे। उन्होंने ही शान की मदद की ये सब करने में। सरप्राइज, सब ने एक साथ बोला। तुम लोग? रबाब हैरान हुई। जब मेरा भाई उदास था तुम्हारे बगैर बहुत, इसलिए उनकी मदद की। आयशा मुस्कुराते हुए बोले, तुम लोग भी बोर हो गए थे? हम भी लोग भी बोर हो गए थे तुम्हें चुप बैठा देख कर। फारिया भी मुस्कुराती बोली, छिपकली ऐसे खामोश अच्छी नहीं लगती। नादिर कहने पर वो तीनों से गले लगी। कहने अच्छी हो तुम लोग। रबाब ने मोहब्बत से कहा। वो सब गए तो रबाब शान की तरफ मुड़ी, जैसे कुछ बोलना चाहे। शान ने उसके लबों पर उंगली रख दी। अब बस, आज तुम नहीं मैं बोलूँगा। उस दिन तुमने जो देखा वो सादा सच था। नौशर ने मुझसे अपनी फीलिंग का इजहार किया, पर मैंने उसको यह कह दिया कि अब मैं किसी और का हूँ, उसी के साथ वफा निभाना चाहता हूँ। बस वो भी समझ गई, उसके अलावा कुछ ना था। और एक बात, तुम्हें शादी के बाद से नहीं बल्कि पहले से ही जानता था। एक दफ़ा तुम कॉलेज से वापस आ रही थी और इन दिनों हैदराबाद था और रास्ते में तुम्हें देखा और तब से तुम्हें अपना बनाने का ख्याल में दिल में आ गया। उसके बाद मुझे पता लगा कि तुम अमीर साहब की बेटी हो, तो मैंने अम्मी से कहकर तुम्हारे यहाँ रिश्ता भिजवा दिया। शान सारी सच्चाई बताई और बाबू चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। पर आपने मुझे थप्पड़ मारा, इसका क्या? रबाब के कहने पर शान मुस्कुराए, शर्मिंदा हूँ, तुमने इल्ज़ाम ही ऐसा लगा दिया, मुझे गुस्सा आ गया। अपने खड़ूस को माफ़ कर दो। चलो एक थप्पड़ तुम भी तो मुझे भी मार दो, तुम्हें बदला लेने बिना चैन नहीं आना जानता हूँ मैं। शान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं शान, मैं आपको थप्पड़ कैसे मार सकती हूँ? नहीं कह सकती मैं ऐसा, आप मुझे पहले से ही जानते थे। मतलब हमारी लव मैरिज थी और आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसका मतलब। रबाब एक्साइटेड होते हुए बोली, मोहब्बत? अब तो तुम मेरी बीवी हो। अब बात मोहब्बत से आगे बढ़ गई है। शान ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, फिर ऐसे खड़ूस खड़ूस क्यों रहते थे मेरे साथ? रबाब मुँह बनाते बोली, अब वो तो मेरी नेचर ही ऐसी है। शान ने कंधे झुका कर कहा, मतलब सुनो वाइट का हम सफ़र खड़ूस ही है? कौन सुनो वाइट? शान को समझ नहीं पाया। कुछ नहीं, बस आप नहीं समझेंगे, लंबी कहानी है। तुम्हें पता है तुम्हारा एडमिशन भी करवा दे यूनिवर्सिटी पर, बस इम्तिहान देने जाओगी। ज़्यादा देर तुम्हें दूर नहीं रख सकता। शान के कहते रबाब की आंखें चमक उठी, कितने अच्छे हैं आप। रबाब मुस्कुरा दी। शान भी उसको देखकर मुस्कुराया। रबाब आईने में खुद को देखते हुए लिपस्टिक लगा रही थी। ताहरा का वलीमा था, वो दोनों जाने की तैयारी में थे। उसने आईने से पीछे बैठे शान को देखा, जो अपने 4 माह के बेटे को गोद में लिए रबाब को तैयार होने का इंतजार कर रहा था। शान के चेहरे पर उकताहट आ चुकी थी इंतजार करते करते। स्नो वाइट की कहानी का हैप्पी एंड। और स्नो वाइट ने तो सोचा भी नहीं कि था कि उसको इतना अच्छा प्रिंस, उतना अच्छा प्यारा सा बेटा मिलेगा। अब स्नो वाइट बहुत खुश रहेगी। प्रिंस थोड़े खड़ूस हैं तो क्या हुआ, खड़ूस होने के साथ साथ केयरिंग भी बहुत हैं। और बाप ने मुस्कुराते हुए सोचा, मैडम कितनी देर लगाओगी, जल्दी करो, फंक्शन ही ना ख़त्म हो जाए। शान आखिर बोल पड़ा, बस मैं तैयार हूँ, इस ट्यूसडे के ये कपड़े ठीक हैं। रबाब आदिल को देखती हुई बोली, रबाब आदिल पर भी नाम रखना ज़रूरी था क्या? शान उसकी सास से परेशान था। हाँ ना, इतना सा चूज़ा प्यारा सा। रबाब आदिल को पकड़ उठाते हुए बोली, उफ, चूज़े और चूज़ी में फंस गया बेचारा शान। शान अपना कोट ही करता बोला, चले मेरे हम सफ़र खड़ूस। रबाब ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मेरी सर फिरी हम सफ़र। शान भी उसी साथ हाथ थामता हुआ बोला, और ऐसे दो हम सफ़र अपने खूबसूरत सफ़र की मंजिल को तय करके दोनों की ज़िंदगी में अब इत्मीनान सुकून था। सबके रवैये भी रबाब के साथ बेहतर हो गए। कभी कभी ज़िंदगी का खूबसूरत सफ़र हमारी ख्वाहिशों के मुताबिक शुरू नहीं होता, बल्कि कुछ लोग होते हैं जो इस सफ़र में आकर इसको खूबसूरत बना देते हैं। ना चाहे शुरुआत कभी कभी खूबसूरत मंजिलें भी दिखा देती है, जैसे रबाब का ना चाहा हुआ सफ़र एक खूबसूरत सफ़र में तब्दील हो गया।
جس کو شادی سے اعتراض تھا، پر اس کو کیا پتہ تھا کہ جس رشتے میں وہ جڑنے جا رہی ہے اس کی طاقت بن جائے گا۔ اس گھر میں باتیں سننے کو ملتی تھی، اس گھر میں اب رباب سر اٹھا کے چلتی کہ ہاں یہ میرا اپنا گھر ہے، یہاں کوئی مجھے باتیں نہیں سنا سکتا۔ اور شان اس نے تو جو چاہا اس کو مل گیا۔ رباب کی بچکانہ حرکتیں اس کو کم ہی پسند تھی، پر اس کو انہیں کی عادت لگ چکی تھی۔ اب اس کو رباب کی ہر بات اچھی لگنے لگی تھی۔ ختم۔ آپ کو ناول کیسا لگا ضرور بتانا۔